182 देशों तक आपने लोगों को पहुंचाया है। रीलोकेशन की इंडस्ट्री है रमेश जी, इसमें एंट्री बैरियर तो है नहीं। किसी का मन करे 2 टेम्पो लेके काम शुरू कर देता है। 3 चीजें बताइए जो अग्रवाल पैकेज मूवर्स को भारत में नंबर 1 बनाए रखी है। जोमेटो और फ्लिपकार्ट ये 2 KPI में बहुत काम करते हैं। ऑन टाइम डिलीवरी और कॉस्ट पर डिलीवरी आपकी टेक्नोलॉजी से कैसे कंट्रोल करते हो आप और कैसे ध्यान देते हो उस पर। ड्राइवर लंबे डिस्टेंस पे बिना शराब के चलता ही नहीं है, वो पिएगा ही पिएगा। तो आप ड्राइवर का सिलेक्शन कैसे करते हो, उसकी ट्रेनिंग कैसे करते हो, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे करते हो। लॉजिस्टिक्स फ्लीट है, इसमें कभी थेफ्ट का या फ्यूल पिल्फरेज का, पेट्रोल चोरी करना। अभी आज आपका रेवेन्यू रन रेट कैसे चल रहा है? पैकिंग के नाम पे ना पैनिक अटैक आ जाते हैं लोगों के। पैकिंग करनी है, लोगों के पसीने छूट जाते हैं, इतनी मेहनत कौन करेगा, कमर दुख जाती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। पर आज के जो हमारे गेस्ट हैं इन्होंने पैकिंग को एक पेनलेस प्रोसेस बनाया, पेन खत्म कर दिया पैकिंग से। वेलकम बैक टू द बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। हमारे गेस्ट 1987 में मात्र 1 ट्रक से शिफ्टिंग का बिजनेस शुरू किया था, रीलोकेशन का बिजनेस, और फिर कस्टमर की रीलोकेशन से ऐसा रिलेशन बनाया। आज 182 देशों तक ये लोगों को शिफ्ट और सेटल करने में सफल रहे हैं। 1600 से ज़्यादा GPS इनेबल्ड ट्रक, 3000 क्यूब्स, बड़े बड़े वेयर हाउसेस, फोकलिफ्ट, LED बॉक्सेस, कई इनोवेशंस। इन्होंने डैमेज को 0 किया और डिलीवरी को Z+ सिक्योर किया। जैसे Z+ सिक्योरिटी होती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रोमिसेस, बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली एक ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आज गहराई में आज पैकर्स एंड मूवर्स की MBA आप सीखने का प्रयास करेंगे। आप इस लॉजिस्टिक्स बिजनेस में जहाँ पे कोई एंट्री बैरियर नहीं है, जिसका मन करे शुरू कर दे, जिसका मन करे शुरू कर दे, ये भारत में नंबर 1 लगातार इतने सालों से इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ कैसे रहे। तो प्लीज़ वेलकम द फाउंडर ऑफ APML, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, श्री रमेश अग्रवाल। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया विक। आज आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कैसे रहे पिछले इतने दिन मेरे बिना? मैं इधर उधर से जानकारी लेता रहता हूँ आपके बारे में। अच्छा, थैंक यू। घर पे सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया, सुंदर एकदम। आज हम आपसे लॉजिस्टिक्स पैकर्स मूवर्स इंडस्ट्री की डेप्थ की बात करेंगे। ऊपर से आपने जितने इंटरव्यूज दिए हैं उससे अलग होने वाला है। आज इतनी वैल्यू मिलेगी इन व्यूअर्स को, मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। देखो, आज आपके पास 1600 व्हीकल्स हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो 1600 प्लस हो गए। 1600 प्लस हो गए। 3000 से ज़्यादा आपके पास कंटेनर्स हैं। 140 सेल्फ ओन्ड अपने खुद के ऑफिसेज हैं। 182 देशों तक आपने लोगों को पहुंचाया है। आप भारत में नंबर 1 है, कई विश्व रिकॉर्ड आपने बनाए। पहली शुरुआत, अगर आपको ठीक लगे, अभी आज आपका रेवेन्यू रन रेट कैसा चल रहा है? अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ प्लस। 1000 करोड़ प्लस आपका रेवेन्यू चल रहा है इस समय। और आप अपने मार्केट कैप को आपने कभी इवैल्यूएट किया है कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है? डिफरेंट इन्वेस्टर्स जब आते हैं तो उनके हिसाब से 3000 करोड़ प्लस। 3500 करोड़। तो 3500 करोड़ की कंपनी का आप आगे ग्रोथ 10 साल कैसे देख रहे हैं? अब तो आपके सुपुत्र आपके बिजनेस को संभाल रहे हैं, वो आपके साथ लगे हैं। आप क्या ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अब देख रहे हैं? मैंने इसमें जो एनालाइज किया है और मेरा अपना मानना है, एक तो हो गया लॉजिस्टिक बिजनेस, जो हम 15% की ग्रोथ एक रेगुलर हर साल हमारी होती रहती है, और धीरे धीरे करके एक पर्यायवाची वर्ड बन गया APML, मतलब विश्वास, भरोसा। जैसे कहते हैं कि ठंडा कहे तो कोका, और नूडल्स बोले तो मैगी, लाइफ इंश्योरेंस, LIC, बिस्लरी, और शिफ्टिंग कहे तो APML, और APML कहे तो भरोसा। APML जहाँ ब्रांड लग गया तो उनको सेकंड थॉट नहीं, एक भरोसा बन जाएगा। जब ये भरोसा पर्यायवाची वर्ड बन गया तो जितने भी जो प्रोडक्ट है, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, आप चाहे पंखा लगा लो, चाहे सूटकेस लगा लो, हमारा ये मानना है कि ऐसी आइटम क्वालिटी कंट्रोल हमारी होगी, बढ़िया से बढ़िया मैन्युफैक्चर होंगे, तो उनके हम एक अपना ब्रांड वहाँ लगाकर, वो हमारा मन है कि 40-50 हज़ार करोड़ का हम वो भरोसा जमाए। दैट्स लाइक, तो फ्रेंचाइजिंग के थ्रू जाएंगे आप आगे? फ्रेंचाइजी कहो या कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल हमारा रहेगा, और बाकी मैन्युफैक्चर तो बेस्ट से बेस्ट हम सेलेक्ट करेंगे कि भी किसी ने ये बनाना है तो बनाओ। जिससे आपका देखा कि टाटा नमक भी बनाता है और टाटा कार भी बनाता है, मगर नमक का फैक्ट्री किसी दूसरे का है
बट टाटा उसकी क्वालिटी कंट्रोल करता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे। करेक्ट सेम वे, मतलब हम अपना क्वालिटी कंट्रोल हम करेंगे, क्लाइंट को चाहिए क्या, वो हमारे लिए क्या है, वो आज हमारे लिए भगवान है, तो वो हमारे लिए अपने आप ही बरस देगा। तो हर प्रोडक्ट के अंदर आज जहाँ कमी महसूस होती है किसी के अंदर, क्योंकि वहाँ क्लाइंट का कितना ध्यान दिया गया है, वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिसिंग रह जाती है। तो वो हमारी मास्टरी हो गई कि क्लाइंट का कैसे ध्यान दे, और क्लाइंट का ध्यान देकर वो क्लाइंट हमारे लिए कितना हमारी बैलेंस शीट को ठीक कर देगा, वो हमने वो टेस्ट चख लिया है। मार्केट में आप प्रीमियम चार्ज करते हैं बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले? हमारा एक शुरू से ही एक फार्मूला रहा है जी, जितनी भी इनोवेशन होती है कॉस्ट को हम डाउन लाते हैं, वो मेरे लिए नहीं लाते, क्लाइंट के लिए लाते हैं। जब मैं यदि 5 साल पहले की बात करूं तो 5 साल के बाद मेरी कॉस्ट, जितनी इनोवेशन लाया हूं मैं, मतलब हमारी कंपनी, तो उसमें तो 2-4% रेट कम ही हुए हैं। तो मोर इनोवेशन, और तो इसलिए आपकी प्राइसिंग ठीक रह पाती है क्योंकि आप कॉस्टिंग को कम करते रहते हैं इनोवेशन के साथ में। हमारा कॉस्टिंग के ऊपर जो पैट का जो एक फार्मूला है, वो हम मतलब आना रुपया बोलते हैं। आना रुपया मतलब 16 पैसा। 16 आने के ऊपर 6 पैसे, ये हमारा पेट प्रॉफिट रहेगा। जितने भी कुछ भी हो, ये एक अप्रोक्सीमेटली हमारा गणित है। दोबारा बताइए, 1 रुपए के रेवेन्यू पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 6%, जिसको आना रुपया बोलते हैं। आना रुपया। हमारे पिताजी का और दादाजी का शुरू से ये कहता है भी आना रुपये से ज़्यादा मत कमाओ। ओके। हाँ, अदरवाइज डाका हो जाएगा, ऐसा वो वर्ड बोला करते थे। तो हमने उनकी वही पद्धति के अंदर उनकी वही उनका विश्वास बनाए रखा कि आना रुपये 1 रुपए में 6% मार्जिन मेंटेन रखते हैं। और अगर 6% मार्जिन से कम हो जाता है तो क्या इनिशिएटिव लेते हैं? इनोवेशन पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, फिर नया निकल जाता है। लवली, ये जो रीलोकेशन की इंडस्ट्री है रमेश जी, लोगों को शिफ्टिंग कराने की इंडस्ट्री है, इसमें एंट्री बैरियर तो है नहीं। किसी का मन करे 2 टेम्पो लेके काम शुरू कर देता है। आप भरोसा बिल्ड कर रहे हैं, भरोसा एक अपने आप में एक एग्जिट बैरियर है। एक आदमी आता है, उसको इतना भरोसा होता है, वो दोबारा आपसे सेवा लेता है। पर इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में अग्रवाल पैकेज मूवर्स लिमिटेड ने, APML ने कुछ डिफ्रेंसिएशन क्रिएट किए हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस मोट हैं आपके, कुछ USP है, कंज्यूमर एडवांटेजेस हैं आपकी। 3 चीज़ें बताइए जो अग्रवाल पैकेज मूवर्स को भारत में नंबर 1 बनाए रखी। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में गुड्स कैरियर बहुत मिल जाएंगे। एक ट्रक लिया हो, गुड्स लेके चले गए, मगर गुड्स कैरियर एवं इमोशंस कैरियर वो आपको हार्डली मिलेगा, तो एक ही मिलेगा। जैसे भारत में कहें कि जी दुनिया भर के लोग हैं और मोदी जी तो एक ही है, तो गुड्स कैरियर तो बहुत मिल जाएंगे, मगर गुड्स एंड इमोशंस कैरियर केवल आज तक तो एक ही बना है। ये फीलिंग इमोशन कैरियर की कहाँ तक पर्कुलेट करती है आपकी टीम में? नीचे कितने लेवल तक लोगों को ये फीलिंग है? जब पहली साल थी 87 में, एक साल में हमने 48 कंसाइनमेंट उठाए थे पूरी साल भर के अंदर, और आज का जो डाटा है लास्ट ईयर का, इसमें 1,60,000 प्लस उठाए हैं। नंबर ऑफ 48, 1,60,000। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि ये फिगर हमारी सही है क्या, तो मेरे को तरह सा कई बार इतना फिगर सुनकर वो हो जाता है। नंबर 2 का यदि फिगर कोई सुने हम, तो मेरे ख्याल में कोई वो 30, 40, 35 हज़ार से कम ही रहेगा। तो इतना बड़ा गैप बना है। क्लाइंट की छोटी सी भी तकलीफ होती है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा गहन अध्ययन होता है कि ये तकलीफ इनको हुई क्यों, किसी तरह की। और ऐसी ऐसी तकलीफ हम सोचते हैं कि अरे ये तो होती होगी भाई, इस काम करोगे तो होगा ही, तो मतलब ये भी क्यों होती है। उस तकलीफ को जीरो कैसे करें, और उसको फिर हम जीरो करते हैं। आप कुछ मुझे याद आता है, क्योंकि अपना एक पुराना रिश्ता है, तो आप महीने में 1 दिन फर्स्ट वीक में रखते थे, मंथन डे कुछ करते थे। हमारा जो इसके अंदर आपने 3 चीज़ पूछी, तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो निर्णय होता है वो सामूहिक होता है। यानी कि मैनेजमेंट ने एक ने कह दिया और नीचे कह जो कुछ कल से करना शुरू कर दो। जब फौज में आता है ना कि वहाँ चले जाओ, उनका भी सामूहिक निर्णय नहीं होता फौजी के साथ मिलाकर। ऊपर के लोगों का सामूहिक निर्णय होता होगा, पर हमारा सामूहिक निर्णय उस व्यक्ति जो हमारा पैकिंग कर रहा है, वो जो सुपरवाइज़र है, वो अकाउंट फाइनेंस के हैं, वो ऑपरेशन के, मार्केटिंग के, इन सबको मिलकर जो निर्णय होता है सामूहिक होता है। उस सामूहिक निर्णय के लिए नीचे से ऊपर चीज़ें जाती है, ऊपर से नीचे नहीं आती। 4 तारीख एक दिन है हमारा, अर्लियर वी यूज टू से दरबार डे, आजकल हम उसको मंथन डे कहते हैं, नाम थोड़ा सा बदल दिया। उसमें एक पूरे जितने भी ये फ्लोर पे बैठते हैं, या टाउन हॉल मीटिंग होती है इस तरह की, उस मीटिंग के अंदर एक एक व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप बहुत बढ़िया से बढ़िया किसी के घर में काम करके आते होंगे, अनुभव अच्छा होगा, सब खुश होंगे,
मगर क्या एक भी कहीं छोटा मोटा परसेंटेज ऐसा लगा जो आपका क्लाइंट दुखी हुआ हो किसी भी कारणवश, तो ना माहौल रहता है कि नहीं सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो अल्टीमेटली कोई किसी तरह एक आदमी खड़ा होकर बोल देता कि सर ये सब काम तो बढ़िया था, मगर ये चीज़ कहीं मेरे को लगी, तो उसके हम 500 रुपये इनाम देकर ताली बजा देते हैं। फिर अच्छा, तो दूसरा तीसरा इनाम के चौथा चक्कर में और लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाते हैं। हमको 5 बिंदु मिल जाते हैं, एक महीने में उस 5 बिंदु को वर्कशॉप में डाल देंगे, इनको जीरो करना है, नॉट ओनली इस पार्टिकुलर के लिए, पूरे देश भर में वो 5 जीरो हो जाते हैं, अगले बार फिर 2-4 निकल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते 38 साल के अंदर शायद हमने 3800 गलतियाँ की हो और बढ़कर 3800 को जीरो कर दिया। बहुत अच्छा लगा सुन के, सामूहिक निर्णय, कंसिस्टेंटली फीडबैक और कस्टमर को भगवान जैसा मानना। पर ये कार्गो हैंडलिंग लॉजिस्टिक्स जो बिज़नेस है, ट्रांजिट गुड सेफ्टी का जो बिज़नेस है, इसमें अब मैं आपसे मैंने सुना है इधर उधर यदा कदा तथा इधर उधर कहीं ना कहीं कि आपने कहीं इनोवेशंस किए हैं, और अभी भी आपने बताया कि कॉस्टिंग को लेके बहुत इनोवेशंस किए हैं। जब आपको फीडबैक्स मिलते हैं तब भी आप जा करके उस गलती को, उस बिंदु को जो आपको मिला जिसके बदले में आपने 500 रुपये गिफ्ट दिया, उसने आपको उत्साह से बिंदु बताया, उसको जाके आपने इम्प्रोवाइज किया, तो ऐसी कौन सी 2-3 सबसे बड़ी इनोवेशन और यूएसपी आपने बिल्ड करी? जो घर में शिफ्टिंग होती है तो 3-4 चीज़ सबसे मुख्यतः सब लोगों के बड़ी मतलब दिल के साथ टच रहती है। एक उसका टीवी, और दूसरा किसी का जैसे गिटार हो गया या ऐसी चीज़, और तीसरा यदि मैं कहूँ उसकी अपने पूर्वजों की दी हुई पुरानी फ़ोटो फ्रेम्स, या मंदिर। हाँ, या मंदिर। तो ये 3-4 चीज़ ऐसी होती है जो मुख्यतः हर व्यक्ति कहता है अपने सामने बैठकर वो पैक कराना चाहता है, उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है, फिर पैक करते रहते हैं। हमारे क्या हुआ कि एक बेंगलोर से एक कंसाइनमेंट आया था दिल्ली CR पार्क में, और हम जब डिलीवरी करते हैं तो हर चीज़ खोल के दिखाते हैं। देखो टीवी दिख रहा है आपका, चल रहा है ना, फ्रिज चल रही है ना, वॉशिंग मशीन चल रही है ना, और हम उसके POD लेके आ जाते हैं कि एक्नॉलेजमेंट की रिसीव्ड ऑल द गुड्स इन गुड कंडीशन, वर्किंग कंडीशन। एक व्यक्ति डिलीवरी के 6 महीने के बाद वो हमारे ऑफिस में अप्रोच करता है और आकर मिलता है हमारे कस्टमर केयर से कि भी मेरा टीवी काम नहीं कर रहा, इसमें कुछ वो आ रही है, मतलब फ्लक्चुएशन आ रही है। तो आदमी ने कहा थी कब डिलीवरी हुआ था? बोले 6 महीने पहले। कंप्लेन लॉन्च कभी की थी क्या? बोला नहीं, मेरे कोई ख़राबी नहीं हुआ तो मैं कैसे करूँगा, आज मेरे को महसूस हुआ है कि मैं कंप्लेन लॉन्च करने आया हूँ। तो कहा कि बैक एंड में हमारी जो कंप्लेन है वो 7 दिन के लिए ओपन होती है, ताकि हम अपने बैक एंड में हमारे थर्ड पार्टी जो हमारी इंश्योरेंस है उससे हम क्लेम कर लें। तो एक आदमी का जैसा होता है वैसे ही स्वभाव के अंदर, बोले जी आप लॉन्च तो कर जाओ बट आपका इसका होगा कुछ भी नहीं, बिकॉज आपका टाइम बार हो गया। तो बोला कोई ख़ास बात नहीं, आपसे भी कोई बड़ा होगा आपकी कंपनी में। तो थैंक गॉड उस दिन मैं भी अवेलेबल था। तो बोला सर हमारे MD साहब है ना, चेयरमैन साहब है ना, बोला मिलाओ ना एक बारी उनको, मेरे को मैसेज दिया। बोला हाँ बिल्कुल मिलो, क्योंकि जब कोई कंप्लेन लेकर कस्टमर आता है मेरे लिए वो प्रसाद लेके आता है, ये मान लो। मेरे पास आया, आने के बाद उसने विषय रखना शुरू किया। उससे पहले मेरे जो मैनेजर थे, जो हेड थे, उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे है, अब 7 दिन का टाइम होता है और हम इनकी कंप्लेन नहीं ले सकते। बोला जी आपने तो इनकी बात तो सुने ना अपन। उसने बताया कि मेरा टीवी 6 महीने पहले ठीक चल रहा था, अब मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि ये कहीं जंपिंग बम्पिंग में कहीं ना कहीं किसी तरह ही टीवी ख़राब हुआ है या पैकिंग में कहीं ख़राब हुआ है, ये मेरी गट फीलिंग बोल रही है। तो मैं चाह रहा कि मैं आप तक ये बात पहुँचाऊँ। तो बीच में फिर मेरा व्यक्ति बोल पड़ा। तो मैंने कहा कि आप जब भर्ती हुए थे, RN सिंह कुछ नाम था उनका, तो एक फार्म तो भरा था ना आपने, क्योंकि आप कस्टमर केयर में भर्ती होते हैं, स्पेशल फार्म, हर डिपार्टमेंट के अलग फार्म होते हैं, उसका फार्म अलग होता है। तो मैंने HR से बोला कि पर निकाल कर लाओ इनका फार्म, मैंने पढ़ के देखो क्या लिखा है इसके अंदर। बोला जी हाँ पढ़ लिया। बोला क्या देखा है इसके अंदर? बोला जी कस्टमर को भगवान मानना होता है। तो माना नहीं, ये कौन है? कस्टमर, यानी कि भगवान है। भगवान झूठ बोलता है क्या? बोला नहीं बोलता। तो ये झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे। तो इनकी बात मान लो। जब टीवी आपके ट्रांसपोर्टेशन में ख़राब हुआ है तो हुआ है, ही सेज मीन्स कन्फर्म। अब आगे कैसे करें उसके ऊपर काम करो। वी लो उसकी कंप्लेन रजिस्टर करी एंड वी एक्नोलेज इट, एंड वी हमने जवाब दिया कि 21 दिन के अंदर आपका विल कम बैक टू यू, आपका हम सोल्यूशन करके देंगे। उसको भिजा करके भेज दिया। एक कमेटी बैठी। उस टाइम पर कोझिकोड से कुछ बच्चे इंटर्न के लिए आए हुए थे, IIM कोझिकोड। मैंने कहा कि ये बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इनको ये असाइन करो। उनको असाइन किया कि ये कंप्लेन है, 6 महीने पहले डिलीवरी हुआ था और ये डॉक्यूमेंट्स, ये पेपर है, ये पैकिंग लिस्ट है। बच्चों ने देखा कि LG का टीवी है ये,
सबसे पहले वो एलजी कंपनी में संपर्क किया उन्होंने कि टीवी खराब होने के क्या क्या कारण है। उन्होंने बताया कि टीवी में पानी गिर जाए या पानी में टीवी गिर जाए या इसके ऊपर कोई हैमरिंग करे, सो करके उन्होंने 4 बिंदु बताए। फिर वो मेरे बच्चे वहाँ चले गए जहाँ पैकिंग हम करते हैं। तो हम क्या करते थे कि एक लकड़ का बॉक्स बनाते थे, आम की पेटी, और उसके अंदर क्योंकि सबसे बड़ा सेफ लकड़ी की पेटी ही माना जाता था, और उसको जब हम पैक करते थे तो 44 से लेकर 48 हैमर हम उसको नेल को लगाने के लिए मारते थे। और जब उनका सर्वे होकर आया कि एक चोट 1 महीने की लाइफ कम करती है, ये 48 हैमरिंग 4 साल की लाइफ कम करती है, और कंडीशनल वारंटी इसकी 8 साल की है। तो एक टीवी जो मान लो 1 लाख का होगा, एक शिफ्टिंग के बाद वो 50,000 का बन जाता है। लोग हमारे को पेमेंट भी करते हैं, अपने टीवी की लाइफ भी आदि करते हैं, और इस तरह से वो हैमरिंग के कारण टीवी आपका जो भी छोटा मोटा नुकसान होता है वो होता है। हम लोग करें क्या, बिना क्रेडिट तो सेब नहीं पूछेगा। तो उसके बाद एक आर्केस्ट्रा का बॉक्स देखने का मौका मिला हमारे को, वो बहुत महंगा था। तो हमने इसी तरह स्टील के बॉक्स बनाए और उसके अंदर फोम, थर्मोकोल ऐसा फिटिंग कर दिया कि टीवी लो और 30 सेकंड के अंदर उसको पैक करो, हिंज लगाओ। जो हमारा 20-25 मिनट में पैक होता था हैमरिंग के कारण लकड़ी की करेट में, वो 1 मिनट से कम में वो 1 मिनट से कम हो गया। दूसरा 600 रुपये की कॉस्ट होती थी उसकी, क्योंकि लकड़ी की करेट यूज एंड थ्रो है, आम की पेटी की। और ये ऑफकोर्स 3,000 रुपये का बनता है, मगर हम इसको 40 बार यूज करते हैं, तो ये मेरा 100 रुपये से कम में आ गया। और हजारों पेड़ कटते थे, वो पेड़ खत्म हो गए। और तो सबसे 600 रुपये की कॉस्ट 75 रुपये हो गई। 75-25% का प्रीमियम भी लगा लो तो 100 रुपये हो गई, क्योंकि वापस लाने में रिवर्स लॉस्टिक में हमारे को 25 रुपये खर्चा हो जाता है इसको वापस जब घर से लाते हैं। और हमने एक बहुत बड़ी बाउंड्री कर दी, क्योंकि यदि कोई भी सामान्य पैकर एक टीवी पैक करेगा, ये प्रोसीजर से करेगा, तो उसको 3,000 रुपये लगेंगे इसके। मेरा चाहे पोर्ट ब्लेयर जाओ, चाहे अगरतला जाओ, चाहे लेह लद्दाख जाओ, चाहे जामनगर जाओ, चाहे टूटीकोण जाओ, मेरे हर जगह ब्रांच होने के नाते से रिवर्स लॉस्टिक है। जहाँ जाता है वैसे ही मैं वापस पैक करके ले आता हूँ। तो मेरे लिए 100 रुपये पड़ता है। मार्केट कोई भी XYZ यदि यूज भी करता है तो 3,000 पड़ता है, तो कभी भी यूज कर ही नहीं सकता उसको। तो आज भी लकड़ी की क्रेट बनानी है। तो एक छोटा सा उदाहरण ये है कि जो क्लाइंट जो मेरे लिए आया, वो भगवान के रूप में आया देने के लिए, मैंने एक्सेप्ट किया और वो एक नई चीज़ देकर चला गया। तो आपका पास जोग्राफिकल लोकेशन ज़्यादा होने का एडवांटेज ये है कि वो जो पेटी है वो अगर अगरतला पहुंच गई तो अगरतला में भी इस्तेमाल हो जाएगी नए क्लाइंट के साथ में। करेक्ट। और अगरतला से फिर वो अहमदाबाद चलेगी तो अहमदाबाद में कोई ना कोई क्लाइंट दोबारा उस आइटम को इस्तेमाल कर लेगा। तो उससे जो है रिवर्स लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी अपनी घटी कि उसको अलग से खाली वापस नहीं लेके आना, वो भर के वापस आ रहा है, तो कमाई करके लेके आ रहा है। तो वो बाउंड्री बन गया सभी के, मतलब दूसरों के लिए कि भाई आप आओ या तो 3,000 रुपये लगाओ, वो वारा नहीं खाता, और 100 रुपये भी लेगा तो फिर। तो रमेश जी जो बता रहे हैं बाउंड्री, मतलब वो एक एंट्री बैरियर हो गया। एंट्री बैरियर। अब वो हर आदमी एंटर नहीं कर सकता। जो 600 रुपये की इन्वेस्टमेंट से एंटर करता था वो 3,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से एंटर नहीं कर सकता। एट स्केल कॉस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। और 600 की करने के बाद उसको क्लेम मिलना ही है। अब क्योंकि मेरे क्लाइंट अवेयर हो गए, हमने इसका बड़ा सोशल मीडिया से कहा कि आपका टीवी हैमर मार रहे हो तो इससे अच्छा आप उसको डिस्पोज ही कर दो, बिकॉज इट हैज़ टू बी, इसकी लाइफ आधी होने वाली है। तो अब अवेयरनेस आ गई। तो एवरीवन नाउ उसकी इच्छा होती है कि मेरी जब टीवी की जो पैकिंग होगी वो मेरी स्टील के बॉक्स में ही होनी चाहिए, मैं अभी लकड़ी की क्रेट में नहीं कराऊंगा। ये अवेयरनेस हमने अपना, और सोशल मीडिया अब इतना है कि कंज्यूमर एक बार कोई अपनी बात कहता है तो सब बात फैलती है। और आपके यहाँ पे रिव्यूज़ भी दिखते होंगे, रेटिंग्स भी दिखते होंगे। तो एक आपने इनोवेशन कोई ट्रकिंग क्यूब का भी लेके आए थे आप। हाँ, ये ट्रकिंग क्यूब का इनोवेशन मैंने सुना आपके लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। तो इससे भी आपकी कॉस्टिंग पे इम्पैक्ट आया था। ये हमारे लिए तो हुआ ही, यदि सारा देश इसको इम्प्लीमेंट कर दे तो एक 42,000 करोड़ का ईयरली लॉजिस्टिक कॉस्ट अननेसेसरी के लगती है, नुकसान होता है बिकॉज ऑफ डैमेजेस, ट्रांजिट डैमेज बोलते हैं हम। तो एक हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ये डैमेज को बचाया जा सकता है ट्रकिंग क्यूब से। जब कोई भी कंसाइनमेंट जाता है,
जनरली आई डोंट वांट टू नेम इट, कोई भी बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट, उनका क्या है, एक प्रोसीजर है माल ले जाने का। जैसे आपका 500 किलो मटेरियल आ गया 500 kg, ट्रक की कैपेसिटी 18 टन है, तो 500 किलोमीटर ट्रक नहीं जाएगा। किसी का 1 टन आ गया, किसी का 2 टन आ गया, किसी का 800 kg आ गया। तो सब क्या करते हैं कि फैक्ट्रियों से लेकर एक चाइल्ड वेयर हाउस सबका होता है, वहाँ सब इकट्ठा करते हैं। चाइल्ड वेयर हाउस में एक ट्रक भर के डिफरेंट जगह का, कोई मद्रास का, कोई हैदराबाद का, कोई डिफरेंट डायरेक्शन का, वो एक मदर वेयर हाउस में चला जाता है। जनरली जैसे आप दिल्ली की बात करें तो सबके मदर वेयर हाउस गुड़गांव में है, ओखला से माल गया फिर गुड़गांव, वहाँ पर डायरेक्शन के हिसाब से लाइक एक ईस्ट का बनेगा, एक वेस्ट का बनेगा, तो एक ट्रक पूरा भरेगा मान लो ईस्ट का, गुवाहाटी का, वहाँ 18 टन गुवाहाटी का भरा, वहाँ फिर मटेरियल उतरा, फिर वो छोटा छोटा कोई तेजपुर, कोई जोरहाट, कोई छबुआ, कोई अगरतला, फिर धीरे धीरे करके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कि 2 जगह यहाँ लोड हुआ, अनलोड हुआ, 2 जगह वहाँ हुआ, दैट इज ट्रांसशिपमेंट। ये अनअवॉइडेबल है, कोई भी माल को भेजने के लिए 4 जो ट्रांसशिपमेंट। माल वहाँ नहीं भी उतरना था उसको भी वहाँ अनलोड और रीलोड होना पड़ा। हाँ, वो होगा ही। मतलब अब आप कहो कि 500 किलो माल यहाँ से भरो सीधा लेके जाओ, ये क्वाइट इम्पॉसिबल है, मतलब हो ही नहीं सकता। और जितनी बारी लोडिंग अनलोडिंग रस्तों में ट्रांजिट में होती रहेगी उतनी बारी उसमें मोर यू हैंडल मोर डैमेज, लेस यू हैंडल लेस डैमेज, जीरो यू हैंडल जीरो डैमेज। वेरी गुड। तो हमने ये सोचा कि इसको जीरो हैंडलिंग कैसे करें, इवन 1 टन मटेरियल भी है तो बड़ा सवाल था। क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर ने हमारे को ऐसा क्वेश्चन पूछा कि मेरा मटेरियल आधा है और मैं आधा किराया दूंगा, तो आधे ट्रक का मटेरियल है, तो हमने उसको कहा कि भाई आधे ट्रक का है तो आधा किराया दे दो, मैं एक ट्रक एक दूसरे का माल और भरूंगा। बोला आई डोंट अलाउ, तो मेरे पूरे का दे दो। आप कार में कहोगे कि 3 पैसेंजर नहीं लेके जाओ, आप एक मेरे को लेके जाओ, मतलब 1/3 किराया दूंगा, तो टैक्सी वाला बोलेगा जी मेरी किस्तें कौन देगा। तो सेम उनके साथ हुआ। एक क्वेश्चन और ऐड किया, वो अपना वेलिंगटन से जाना था उसको, आसाम साइड में, बोला कि मैं 1 महीने जोधपुर में छुट्टी लेकर जाऊंगा, तो मेरा 1 महीने तक आप खाली नहीं कर सकते, मेरे सामने ही खाली करना है, क्योंकि चाबी तो मेरे पास है आपके कंटेनर की। तो मैंने वो कई बार कहते हैं कि यार ये बड़े अलग ढंग के व्यक्ति आ गए, ये तो इस तरह से 5-10 आ गए हमारे को, तो हम तो फिर चले गए। आपका बड़ा डिफिकल्ट बिजनेस है ये। मेरे व्यक्ति ने जब विषय रखा तो हमारे एक साधु सतपथे, जो ये ऐसे पेचीदे लोग क्वेश्चन के वो हेड है पूरे कंट्री के, अच्छा, उसने कहा कि मिल गया। उनका डेजिग्नेशन पेचीदा क्वेश्चन हेड, बस आप ये कह सकते हो। और उसने कहा कि मेरे को कुछ नया मिलने जा रहा है, मैं बड़ी चीज़ हासिल करने जा रहा हूँ। जब ये क्वेश्चन मेरे आदमी ने को शेयर किया तो हमारे क्या होता है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो साल में 10-12 हमारी सेमिनार सी होती है, उस पर क्वेश्चन रखते हैं और उसके ऊपर फिर चिंता होती है कि ये किस तरह से हम उसको ठीक करें। यानी कि आधे ट्रक का किराया दूंगा और 1 महीने तक हाल्टिंग होगी वहाँ का मैं कुछ भी नहीं दूंगा। एट द रेट ऑफ 3,000 रुपये हमारी जनरली हाल्टिंग होती है जब कोई ट्रक हाल्ट होता है, और ताला मैं ही लगाऊंगा, चाबी मेरे पास रखूंगा और मैं जाकर खोलूंगा। जब हमारी सेमिनार हुई, जब हमारे इसके अंदर थिंक टैंक ने काम किया, तो एक लकड़ी का ट्रक बनाया उस लड़के ने, और मैच बॉक्स कुछ छोटे छोटे मॉडल बनाए और उस ट्रक के ऊपर रख दिए 4-5, 3 या 4 या 5। उसने कहा कि सर अभी तो इसका आधा ट्रक है, जब कई लोग 1/3 भी आएंगे या 1/4 भी आएंगे तो हम उससे 1/3 ही लेंगे, 1/4 ही लेंगे, ऑफकोर्स 10-15% प्रीमियम ले लेंगे, और उसको अलाउ करेंगे कि आपका ताला, आपकी चाबी आप ही लगाओगे और आप ही खोलोगे, और चाहे 10 दिन में खोल लेना, चाहे महीने में खोल लेना, चाहे 40 दिन में खोल लेना। वी डोंट चार्ज एनीथिंग, जितना सामान है उतना ही चार्ज करेंगे। तो बेसिकली मैं ये समझ पा रहा हूँ, बड़े कंटेनर के अंदर छोटे छोटे कंटेनर आ गए जिनको आपने इंडिपेंडेंटली लॉक कर दिया और उतार के साइड में रख दिया, तो अब सामान की हैंडलिंग मिसहैंडलिंग खत्म हो गई, जीरो हैंडलिंग हो गई, जीरो डैमेज हो गया। बड़े कंटेनर के अंदर नहीं लाए हम, क्योंकि बड़े कंटेनर की कॉस्ट हो जाती, उसके अंदर है तो डबल कंटेनर की कॉस्ट हो जाती। हमने जो ट्रेलर था उस ट्रेलर के ऊपर ही छोटे छोटे 6 फीट के कंटेनर, 8 फीट के कंटेनर, 10 फीट के कंटेनर, 12 फीट के कंटेनर कंटिन्यूसली इकट्ठे कंबाइन करके ये सब बना लिए। और जिसका 1 बेडरूम का सामान है
तो आप ये 8 फीट का ले लो, 2 बेडरूम का सामान है तो 12 फीट का ले लो, 3 का है तो 16 फीट का ले लो, 4 का है तो 20 फीट का ले लो। और सभी कंटेनर आपके घर में जाएंगे, छोटी गाड़ी में भरेंगे, ताला लगाएंगे, चाबी उसको देंगे और सारे मेरे यार्ड पे आ जाएंगे। मेरे यार्ड पे आने के बाद वो डेस्टिनेशन पे जाएंगे, वो उतरेंगे, पूछेंगे भाई साहब आपको कोई समय की सीमा तो नहीं है? कोई कहता है कि गृह प्रवेश के लिए मेरे को 10 दिन चाहिए, राहुल के तो दूर जाने के लिए मेरे को 2 महीना चाहिए, तो हम उसको सामान रखते हैं, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। वहीं यार्ड में होल्ड होगा, क्योंकि यार्ड ओपन होता है तो उसका कोई खास चार्ज नहीं होता, क्योंकि वेयर हाउस तो है नहीं, ओपन यार्ड है। पर वो बारिश से बचा हुआ है। हाँ, मगर वो कंटेनर है तो पानी, जैसे आप तुगलकाबाद में देखोगे जैसे कंटेनर पड़े हैं, आईसीडी में कंटेनर रखे हुए हैं, इसी तरह हमारा वो आईसीडी तरह एक यार्ड बन गया हर जगह हिंदुस्तान में, वहाँ कंटेनर उतरते हैं। ये यार्ड आपकी अपनी कॉस्ट पे बनाया आपने? हमारा लैंड बैंक बहुत पहले से था, उसका यूटिलाइजेशन हो गया हमारा, ये कह सकते हो। तो हर जगह मतलब ऑलमोस्ट हिंदुस्तान में हमारे ये 12 यार्ड है। एक यार्ड 300 किलोमीटर का रेंज, 300 इधर 300 इधर, 600 किलोमीटर का रेडियस को कवर करता है। तो 12 यार्ड में पूरा हिंदुस्तान हमारा कवर हो गया। तो इस तरह से इसका जन्म हुआ जो आपने पूछा कि ट्रकिंग क्यूब। अच्छा, आपका ट्रकिंग क्यूब आप इसलिए भी ला पाए क्योंकि आपके पास वॉल्यूम था, स्केल था और लोकेशंस थी बहुत सारी। वॉल्यूम, स्केल, लोकेशन और ब्रांड का पुल होने के कारण छोटे छोटे बड़ी अलग अलग लोकेशन की रिक्वायरमेंट्स को आप उन छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर कर सके। उसका कस्टमर का कॉस्ट कम हो गया और आपके लिए स्केल आ गया। अब आप अलग अलग वॉल्यूम के एवरेज ऑर्डर वैल्यू के कस्टमर कैप्चर कर पा रहे थे इससे। और वो जो ट्रांसशिपमेंट के कारण जो डैमेजेस होते थे वो बच गए, वो जीरो हो गए। नहीं तो 4 बार उतरेगा, 4 बार सामान चढ़ेगा, खुलेगा, फिर लदेगा, फिर चढ़ेगा। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे बात ये कि भाई ज़ीरो हैंडलिंग मतलब ज़ीरो डैमेज। अब इसमें एक स्टेप और आगे चले गए। अभी ये हमारा 2012 का या 13 का है ट्रकिंग क्यूब। अब क्या होगी कि छोटी गाड़ियाँ आ गई मार्केट में, जिसको कहते हैं हम LCV। और इस LCV का एक डिज़ाइन हमने दिया वोल्वो आइसर को, तो वो हमारे लिए उन्होंने डिज़ाइन किया, उसका नाम दिया हमने स्मार्ट व्हीकल। जब हम मटेरियल लेके जाते हैं रोड के ऊपर, तो कितने भी जगह आप देख लो, मगर एक बम्पिंग जंपिंग रोड पे आएगी, स्वाभाविक है। इवन एयर में भी आप जाते हो तो कई जगह टर्बुलेंस आता है, बम्पिंग जंपिंग होती है, एयर होस्टेस कहती है बेल्ट बांध लो, मौसम ख़राब है। तो इसी तरह यहाँ पर भी मौसम ख़राब की वजह रोड ख़राब मिलता है और बम्पिंग जंपिंग होती है। आपको सरप्राइज होगा कि 38% ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपकी जो लाइफ है उनकी 4 साल 5 साल, उससे पहले वो सर्विस स्टेशन में रिपेयर होके लिए आते हैं। 38%। अब पूछा जाए कि क्या क्वालिटी कंट्रोल ख़राब है, क्या मैन्युफैक्चरिंग ख़राब है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं इनका जो ताल्लुक है लॉजिस्टिक से है और पुअर लॉजिस्टिक से ये गुजरे हैं। जब एक रफ रोड पे आएगा तो बम्पिंग जंपिंग जब होगी तो उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर का डर है, जो अलाइनमेंट खराब हो सकता है, लूज हो सकता है आइटम। ये 5-6 चीज़ें ऐसी है जिसके कारण उसकी सर्विस स्टेशन में उसको आना पड़ता है। तो हमने सोचा कि कार में बेड लगा सकते हैं, बम्पिंग जंपिंग में बचा सकता है, जहाज़ में बेड लगा सकते हैं, बम्पिंग जंपिंग में बचा सकता है, क्यों नहीं इन आइटम के अंदर? ये बेजुबान है ऑफ कोर्स, मगर दर्द तो इनके भी होता होगा, मेरे ये बोलते नहीं। तो इन बेजुबानों का दर्द हमारी कंपनी ने समझा और हम उस गाड़ी को ऐसा स्मार्ट व्हीकल बना दिया कि 12 बेल्ट इस तरफ, 12 बेल्ट इस तरफ, 24 बेल्ट, नीचे कंप्लीट चैनल और लकड़ी का प्लेटफार्म जाके सोकर का काम करे। और वो जो 38% का डैमेज ड्यू टू पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, अगर होता है, उसको हमने बचाना शुरू कर दिया। तो ऐसी अभी कितना इम्पैक्ट आया इससे? मैं समझता हूँ कि अब जो सर्वे हुआ हमारा, ये हमारी अभी 300 गाड़ियाँ बनी हैं। डिमांड ऐसी हो गई कि जैसे कि मतलब कोटे के हिसाब से देते हैं, जिसने 4 मांगते हैं उसको आज हम 1 ही दे पाते हैं। तो आज आते आते यही था कि भाई 5-5 गाड़ी मांगे, किसको हाँ करे किसको ना करो, मतलब जी जो पहले आया उसको पहले पाओ, ऐसा करके। तो ये इसका नाम दिया स्मार्ट व्हीकल। और ऐसे मैं समझता हूँ कि साल भर के अंदर हमारा पूरी कंपनी का, यदि मैं कहूँ कि डैमेज का कंट्रोल जो अप्रोक्सीमेटली 1.2% का एवरेज आता था, ये शायद 0.2 ही रह जाएगा, 1 ख़त्म हो जाएगा, हो गया ख़त्म, मतलब ये मान सकता हूँ। लवली इनोवेशंस, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा असेंबली लाइन की तरह देखता हूँ बिजनेस को और सीक्वेंस में चलने की कोशिश करता हूँ। जब आपको कोई ऑर्डर मिलता है, जब आपके पास कोई कस्टमर आता है, तो
कस्टमर में लाने के लिए इनबाउंड कॉल हो गया, वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ईमेल हो गया, मल्टीपल चैनल से लीड्स आती है, तो इतनी डाइवर्स इंक्वायरीज रहती हैं, तो आप इन्हें क्वालिफाई करते हैं कि इनके साथ काम करेंगे नहीं करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, या हाई कन्वर्जन रेट, यानी कि अभी पहला स्टेप है, कस्टमर ने आपको अप्रोच किया है, तो हाई कन्वर्जन रेट कैसे इंश्योर करते हैं आप? आज की बात करूं तो टेक के बेस से इतना ज़्यादा मतलब डाटा अवेलेबल हो गया। आज मैं कहूं कि 38 साल की इस जर्नी में मेरे पास करीबन 38 लाख से भी ज़्यादा डाटा लोगों का है। जब वो नाम या मोबाइल नंबर सेम होता है, बताता है, तो इमीडिएटली कि हाँ जी मल्होत्रा जी आप रांची से पहले आए थे, क्या हाल चाल है, तो वी नो दैट कि ये कहाँ से कहाँ आए थे और ये हमारा रिपीट क्लाइंट है। तो रिपीट क्लाइंट को हमको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास 50+ ऐसे रिपीट क्लाइंट है जो हम कन्फर्म क्लाइंट बोलते हैं रिपीट क्लाइंट के बजाय। कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो पहली बार शिफ्ट होते हैं। जो पहली बार शिफ्ट होते हैं वो क्लाइंट रेफरेंस से आते हैं और हमारे डिजिटल मार्केटिंग, टीवी से मार्केटिंग जो होता है उनसे वो इन्फ्लुएंस होके आते हैं। ऑटो से मार्केटिंग, ट्रकों के ऊपर कॉलोनी में जब मेरा ट्रक जाता है पैक होने में, जो 500 घर है, वो स्मार्ट व्हीकल वहाँ जब खड़ा होकर लोड अनलोड करता है तो वो अपने आप ही मार्केटिंग करता है, मेरा व्हीकल मार्केटिंग करता है, ट्रक मार्केटिंग करता है। जो मेरी लेबर पैकर्स है जो लोड करते हैं, मैं कहता हूँ वो मेरी मार्केटिंग करते हैं। तो बाकी हमारा उनसे आता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मेरा एक टीम पैकिंग की जाती है वो 12 लोगों तक मैसेज देती है, 12 लोगों को लेके आती है। इफ़ दे डन गुड थिंग 12 आएंगे, यदि उन्होंने अच्छी नहीं किया तो 12 चले जाएंगे। ये जो था, बट इनिशियल स्टेज का जो काम था मेरा, जब मेरे पास पैसा नहीं था और मार्केटिंग में पहला था, तो मैंने किसी ने एडवाइस किया कि आप ना एयरपोर्ट पे घूमने वाले आने जाने वाले आपके ज़्यादा क्लाइंट हैं, या फर्स्ट क्लास ट्रेन में जाने वाले, क्योंकि शिफ्टिंग वही ज़्यादा होते हैं। अब एयरपोर्ट के ऊपर होर्डिंग लगे होते हैं, वहाँ पर मैंने किसी से अप्रोच किया कि आप ये होर्डिंग लगा दोगे क्या मेरा, एक दिल्ली और एक हैदराबाद। उन्होंने कहा कि 5 लाख या पता नहीं 6 लाख रुपए महीना लेंगे, आपका एक होर्डिंग लगा देंगे, ऐसे 4 यहाँ लगा लो, 4 वहाँ लगा दो। तो 20-40 सुनने के बाद मेरे वाला मेरी औकात 20-40 हज़ार की नहीं है और ये 20-40 लाख रुपये मांग रहे हैं। तो मैं वापस आ गया, घर में बात किया, छोटे भाई से बात करी, पत्नी से बात करी। उसने बोला आइडिया है, क्यों पैसा देना, हम तो इसको आराम से लगा सकते हैं। बोले भी कैसे? उसने कहा कि एक आप पत्ती वो तख्ती बना लो लंबी चौड़ी सी गत्ते की, उस पर लिखो वेलकम अग्रवाल पैकम वो लिमिटेड, फ़ोन नंबर लिख लो और अपना व्यक्ति को कह दो 60-70 रुपये के अंदर वो खड़ा होएगा। जब भी कोई जहाज आएगी सामने ऐसे ऐसे पत्ती हिलाते रहना, तो लोग सोचेंगे अरे अग्रवाल पैकर बड़ी कंपनी होगी, इनके कितने आदमी आते होंगे। एक हैदराबाद खड़ा किया, एक वो किया गया, और शाम तक 2 क्लाइंट वहाँ से आते थे, 2 क्लाइंट वहाँ जाया करते थे। सस्ता टिकाऊ 200-250-400 रुपये में काम हो गया। तो हमारा अरना कोई कह सकता है कि आप क्यों खड़े हो रहे हो, आ रहे हैं हमारा भाई, मैं खड़ा हो रहा हूँ। क्या जुगाड़ का इसका मोहल्ला जी बेटा, क्या जुगाड़ है। 600 रुपये के 2 बंदे एयरपोर्ट में बाहर खड़ा किया आपने, अराइवल के बारे में। लोगों को लग रहा है किसी का इंतजार कर रहे हैं, कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं, पर वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। दिस इज हाउ नाइस। आपकी वाइफ ने आइडिया दिया? छोटे भाई ने वाइफ दोनों मिलकर हम क्या क्या सामूहिक निर्णय लेते हैं, घर में चर्चा करते हैं, डाइनिंग टेबल चर्चा करते हैं, अपनी जो चिंता है वो बांट लेते हैं कि भाई मेरे को पहुंचना है एयरपोर्ट पे, पैसा है नहीं, क्या करें। तो वो चिंता करके निकल के आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो ऐसा हो। वाह वाह, क्या बात है रमेश जी। मैं तो फिर से बोलूँगा, आप बड़े एक मुश्किल बिजनेस में हो, ये बिज़नेस इतना आसान नहीं है ना। देखो, मुर्गी तो अंडा अपने आप दे देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है, सांड नहीं देता है दूध। तो आप सांड का दूध निकाल रहे हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो उसमें। देख, अब मैं जब सर्वे करते हो, शुरुआत होती है, तो एक प्री मूव सर्वे होगा आपका। गुड्स की क्वांटिटी कितनी है, पैकिंग नीड क्या है, एक्सेस पॉइंट क्या है, रिस्क फैक्टर्स का एक्सेस कैसा है, क्वांटम कितना है, डिस्टेंस कितना है, क्लाइंट का बजट क्या है, ऑन साइट इवैल्यूएशन करना है, इसको स्टैंडर्डाइज करना है ताकि कॉस्ट की एक्यूरेसी आ सके, डैमेज कंट्रोल को आप प्लान कर सकें, क्या इसको प्राइसिंग हमारे को देना है। तो उसका कोई SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने बनाया होगा? आज के दिन तो बटन दबाओ सिम सब निकल जाता। आज के दिन, प्रारंभिक में तो जरा मुश्किलें थी, मैनुअल होता था। आज कुछ भी नहीं है, घर सामान किसी के घर में गए, एक फिलिंग द ब्लैंक्स है, 2nd फ्लोर से निकलना है, वेदर लिफ्ट है या नहीं है, आगे गाड़ी कितने फीट उसके घर के पास खड़ी होगी या 50 फीट दूर खड़ी होगी, कौन कौन सा आइटम है, फ्रिज टीवी किस साइज़ का है, और उनसे ये पूछते कि कब का है, बिकॉज मेरी वैल्यूएशन के लिए आसान हो जाता है। ये सब भरते रहते हैं और बटन दबाते हैं कि इसकी वैल्यूएशन आ जाए।
तो वो आ जाएगा कि पैकिंग चार्ज टैबलेट लेके जाते हैं, हाँ, सब एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, और टैबलेट पे टैबलेट के टिक ऊपर करते जाएगा, टिक करता रहेगा, हाँ। और कुछ भी नहीं करना, Question सबमिट आता कर रहेगा, देना है, सबमिट कर देगा। सबमिट करने के बाद 1,12,000 40,322 ये अपने आप उसका, और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद फिर कोई व्यक्ति कहता है कि ये काम करो कि टेबल को माइनस कर दोगे क्या, क्योंकि मेरे को डिस्पोज करनी है, लेके नहीं जानी, वो माइनस करते, फिर वो कम हो जाता है कि जी 4 आइटम और बढ़ानी है तो बढ़ जाता है। उसको एक्यूरेट वहाँ पर डिस्क्लोज करना होता है डेस्टिनेशन के ऊपर। एक फिर वो कहता है कि भी मेरे को तो पता नहीं वहाँ गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी, तो हमारा वो आदमी बैठा बैठा डेस्टिनेशन कॉल करता है हमारे ऑफिस के अंदर, और हमारे ऑफिस वाले गली गली तक जानते हैं, 38 सालों के काम करते। बोला अच्छा वो जब इलेक्ट्रिक का पोल लगेगा मैम आपके, तो हम इतना दूर गाड़ी खड़ी कर, यू नेम एनी गली, एनी हाउस, एनी डोर, मेरे एक्सपर्ट इमीडिएटली बता देंगे कि वहाँ गाड़ी इतनी दूर खड़ी होगी, इतने दूर लगेगी। 38 साल के अनुभव ने पूरा उससे सिखा आपका लेबर का कॉस्ट आ जाएगा, कितना सामान इतनी दूर 400 मीटर Correct. सर पे रख के जाना पड़ेगा, दिया। हाँ, सर पे रख के जाना पड़ेगा, या लेबर की रिक्वायरमेंट उसके है, घर के अंदर नहीं जा सकता, पीछे से रस्सी से हमको उठाना पड़ेगा। उससे लेबर रिक्वायरमेंट, लेबर रिक्वायरमेंट है, हैवी लेबर चाहिए, नॉर्मल चाहिए, और किस तरह का चाहिए, तो ये सारी चीज़, सीढ़ियाँ कई बार छोटी होती है तो नहीं जा सकता। नंबर ऑफ किलोमीटर भी आपने एल्गोरिदम में डाल दिए, इतने किलोमीटर का इतना कॉस्ट आ जाएगा, पर किलोमीटर पर CFT आ जाता है, सब मटेरियल आ जाता है। तो इस परमिटेशन कॉम्बिनेशंस आप लोगों ने अपने एल्गोरिदम में क्रिएट किए हैं, कैलकुलेट किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। दिस इज़ वेरी नाइस। तो आपने काफ़ी टेक्नोलॉजी में आपने काफ़ी काम किया है, पर जब आप कोटेशन बुकिंग स्टेज में पैकिंग, ट्रांसपोर्ट या इंश्योरेंस या एड ऑन सर्विस, उसका जब डिटेल एक कोड बनाया जाता है, तो आप जब प्राइसिंग डिसाइड करते हैं तो उस प्राइसिंग में कस्टमर का ट्रस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत आ गया है, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए। खाली कस्टमर ट्रस्ट है, कस्टमर बहुत खुश है, आपका मार्जिन नहीं है, नहीं चलेगा। आपका बहुत मार्जिन है, तो आपने बोला, आपके पिताजी बोलते थे, दादाजी के डाका पड़ गया है कि भाई 6 पैसे के आसपास प्रॉफिट रहना चाहिए। तो आप ये इसका बैलेंस कैसे बनाते हो कि कंपटीशन भी तंग ना करे और आपका बैलेंस भी बने प्रॉफिट का? हमारे से आज के दिन एप्पल टू एप्पल यदि हम करें तो कोई किसी की ताकत ही नहीं है कि हमारे से हमारा जैसे सर्विस है इसको कंपेयर करेंगे तो उनका रेट कम से कम 16 से 18% ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस तरह से मटेरियल लेके जाएंगे हम। तो मतलब आपका ब्रांड भी बड़ा है, रीच भी बड़ा है, और प्राइसिंग भी कंट्रोल्ड है। हमारी टोटल इनोवेशन ऐसी है, हम क्या करते हैं, अनपैकिंग का मटेरियल आज एक कार्डबोर्ड गत्ता 40 रुपये किलो आज आता है, और हम उसके लिए मान लो 300 kg 400 kg यूज़ कर लिया, वो लेकर चले गए। अब डेस्टिनेशन के ऊपर कभी भी कोई भी आदमी इस कार्डबोर्ड को 8-7 रुपये के लिए कबाड़ी को बेच सकता है, अदरवाइज छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको लाने के लिए फिर पैसा लगेगा, तो इट इज़ ए वेस्टेज फॉर देम। लेकिन आपके वहाँ मेरे वहाँ पर यदि 100 ग्राम भी बच गया, वो मेरे लिए वही 40 रुपये किलो के भाव का आइटम है। आई टेक एवरीथिंग बैक, उसको रिसाइकल करता हूँ हर जगह पर। रिसाइकिल कैसे करते हैं? कोई भी कार्डबोर्ड आ गया हमारा, तो पहली जो पैकिंग होगी उस कार्डबोर्ड की, तो उससे हम उसको पीपी किट बोलते हैं, उस मतलब कभी दिखाऊंगा मैं हमारे वहाँ या वेबसाइट पे जाकर भी, वो आपने देखा होगा रजाई का कवर, और उसके अंदर जो हमारा कार्टून फट जाता है, वो फटा हुआ कार्टून रजाई के कवर की तरह है, उसके अंदर चला जाता है, और वो एक तरह से मेरे लिए एक पीपी शीट बन जाती है। वो फिर मेरे को दोबारा पैकिंग में काम आती है। फिर दोबारा मान लो इसमें कोई निशान लग गया तो ये एज इट इज़ फिर एक नई में और चली जाती है, तो हर चीज़ याद आती है। दूसरा, जैसे गत्ते कार्टून फट गए, तो जैसे आपने देखा होगा पशुओं के लिए चारे के लिए एक मशीन चलती है, वहाँ छोटा छोटा वो निकलता है चारे का, छानी बोलते हैं हमारी भाषा में। तो इसी तरह वो हमारे पास मशीनें होती है, जो भी कचरा होता है उसमें डाल दिया, वो छोटा छोटा कतरन निकल जाएगी, और कतरन फिर हमारे क्रोकरी में पैकिंग आती है, पैडिंग में काम आ जाता है। तो हम लास्ट तक 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल करते रहते हैं। तो एक शिफ्टिंग का मटेरियल दोबारा कितने शिफ्टिंग के मटेरियल में काम आ जाता है? कम से कम 8 बार का। 8 बार काम आ जाता है। तो इससे यही कारण है कि आपकी कॉस्टिंग कंट्रोल में रहती है, और वो आप एट स्केल कर पा रहे हैं। हाँ, और ये जो कारखाने, हम इसको कारखाना ही बोलते हैं, छोटे में कुटीर कारखाना बोलते हैं, ये जहाँ गांव टाइप में जो हमारे गोदाम है वहाँ लगाते हैं। और जो गांव की महिला होती है, जिस महिला को कई बार 2 घंटे काम करने आता है, किसी के बाद 6 घंटे काम करने के लिए आती है, घर में काम कुम करके, ये सारा काम वही महिला ही करती है, ग्रामीण महिला, और उसको अपना थोड़ा सा एक रेवेन्यू मिलता है। तो महिला सशक्तिकरण का भी जो एक काम है, जो APML का, तो महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है और रिसाइकिल होकर आइटम दोबारा इस्तेमाल भी हो रही है। अब मैं इसको
आपने ऑर्डर ले लिया, पैकिंग, प्राइसिंग, कोटेशन तक आ गए, अब आते हैं शिपिंग पे। स्टेप वाइज चल रहे हैं हम लोग। अब जब शिपिंग से पहले आपको रूट प्लानिंग करनी है, शिपिंग से पहले आपको मटेरियल की रेडीनेस और परमिट्स को तैयार करना है, उसके भी कई प्रोसेस होंगे। आप सबको कोऑर्डिनेट करते हैं और टाइम बाउंड और एरर फ्री हो जाए, तो यहाँ पे अब क्या तैयारी होती है कि अब ट्रक में भर के माल निकल रहा है, इससे पहले अब स्टेज पे क्या क्या तैयारियाँ हैं? बुकिंग हो गई, एक तारीख लग गई, मान लो 12 तारीख को बुकिंग पे जाना है, तो 12 के जाना है तो 11 तारीख को रात को एक चार्ट निकलता है, रेलवे का चार्ट निकलता है कि आज इस डब्बे में कौन कौन बैठेगा। तो हमारा रेलवे की तरह एक चार्ट निकलता है कि आज ये मेरी 800 पैकिंग पूरे देश भर में है। उस 800 पैकिंग के अंदर एरिया बटे होते हैं, तो एक एक व्यक्ति अपने को संभालता है। फिर नीचे एसओ होता है जो अपनी अपनी ब्रांच को संभालता है। एसओ को क्या बोलते हैं आप? स्टाफ ऑफिसर। ओके। तो वो अपनी अपनी ब्रांच संभालता है, उसके अंडर में 5 पैकिंग, 8 पैकिंग, 12 पैकिंग वो रहती है। तो वो अपनी अपनी पैकिंग संभालता है। तो शाम के टाइम पर उसके अंदर चार्ट में लिखा होता है कि इसके घर में 11 बजे पहुंचना है, इसके घर में 2 बजे पहुंचना है, और ये लैंडमार्क है। आजकल तो गूगल लोकेशन भी मिल जाती है, वो मिल जाती है। तो शाम के टाइम पर एसओ 1 to 1 बात भी करता है, जी नमस्ते, हम आपके घर में 11:30 बजे आ रहे हैं, तो आप को केवल एक सामान की जो वैल्यू है उसकी एक लिस्ट बनाकर आप रख लेना, और आपको डूज और डोंट डूज ये कुछ ब्रीफ करता है। हालांकि चार्ट हम पहले ही भेजते हैं डूज और डोंट डूज, पर फिर भी एक याद कर दिलाने के लिए। तो कई लोगों को क्या, तो वो 11 बजे बताना, भैया वो मेरे आज वो आ रहे हैं, आप 11:30 बजे आ जाओगे क्या? ठीक है, कंफर्टेबल, 11:30 आ जाएंगे। तो उसका हमारा मिलान हो जाता है। वो तय होने के बाद ये फिर इमीडिएटली हमारा एक ऑपरेशन सेक्शन होता है, वो उस पर टिक मारेगा, 11 का 11:30 करना है, ये करना है। कई बार बात करते करते आता है, भाई साहब वो टीवी मैंने लिखाया था, वो मेरी बहन को दे दिया, वो अब नहीं जाएगा। ठीक है बहन जी, कोई बात को नहीं, मैं इसको आप अल्टर कर रहा हूँ। तो एक्यूरेसी आ जाती है उस टाइम पर, वो ऑपरेशन में चला जाता है। ऑपरेशन की टीम क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है, उसमें क्या क्या पैकिंग मटेरियल इशू करना है, उसमें कोई मैनुअल आदमी का कोई ह्यूमन एरर नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। उतना सामान हर व्यक्ति का इकट्ठा होकर ढांग लगती रहती है और चिट लग जाएगी। ये अशोक कुमार की पैकिंग का है, राम सिंह पैकिंग का, और रात को वो पिक करके सुबह पहले हावर में सबके घरों में पहुंच जाता है। ये तो होगा एक पार्ट। इसी तरह एक बी टीम होती है जो डिटेलिंग करती है पैकर्स में, कौन सुपरवाइजर जाएगा, कितने सीएफटी की पैकिंग है, लाइक 400 सीएफटी की है या 800 की है या 18 क्यूबिक फीट, घर के सामान का साइज के हिसाब से। तो उसमें कोई 3 मैन पावर जानी है, 4 जानी है, 8 जानी है, 2 जानी है, वो एक। और सुपरवाइजर कौन जाएगा के हिसाब से तय है वो। हाँ, सुपरवाइजर कौन जाएगा, क्योंकि कई टेक्निकल ऐसी पैकिंग होती है जो मतलब हाई वैल्यू क्रोकरी है किसी के पास में। किसी ने ये कहा कि मेरे केवल मेरी मैडम के कपड़े या कि महिलाओं के कपड़े केवल महिला ही पैक करेगी, तो उसके लिए फिर एक महिला डिटेल हो जाती है कि एक बहन जाएगी, जो कपड़े उसके महिला के महिला ही करेगी। तो इस तरह का डिटेलिंग होकर वो टीम अपने आप अपने घर से। तो महिला पैकिंग स्टाफ भी रखा आपने? महिला पैकिंग स्टाफ है वो, तो महिला काफ़ी की चॉइस होती है कि मेरे कोई जेंट्स हाथ ना लगाए मेरी पत्नी के कपड़ों के, वो महिला ही लगाए, तो फिर हम महिला से ही करवाते हैं। तो वो टीम सीधी घर से रात को सारा ऑनलाइन है, उनके पास टैब के अंदर सारा मैसेज आ गया क्या पैकिंग करनी, कितना, दे जस्ट रीच देयर, वो अपने वहाँ पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद जो एसओपी बनी है पैकिंग की कि पहले कौन सी पैकिंग करेंगे, क्योंकि बेड जो होते हैं वो लास्ट में करते हैं कि जब तक वो आराम करते रहें। कई लोगों की इच्छा होती है कि एक कमरे में टीवी देखते रहेंगे, तो टीवी फिर हम बाद में कर देते हैं। तो वो सुविधा के हिसाब से वो चीज़ें हम पैक करते रहते हैं। और इसके बाद फिर परमिट्स और रूट प्लानिंग। ऑर्डर की बुकिंग की एक कॉपी ट्रैफिक में चली जाती है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली। वो सारे देश के ट्रैफिक के ऑफिस एक जगह अवेलेबल होते हैं, बैठे रहते हैं, उनका बटा हुआ आता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये आपकी टीम के लोग हैं? हमारी टीम के लोग हैं, वो बटे हुए होते हैं। तो उनके पास चार्ट आ जाता है कि आज मेरे असम साइड की ये 20 गाड़ियाँ चाहिए, तो फ्लीट डिपार्टमेंट उनको गाड़ी इशू करता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट उनका रूट बनाता है। यदि पूरा ट्रक है तो पूरा ट्रक भर दिया, कहता है कि पूरा ट्रक नहीं आधा है, चलो कलकत्ता जा रहा है तो रांची प्लस कलकत्ता कर दिया। तो ये सारी हमारे फ्लीट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के मेल जोल से और रूट प्लानिंग होती है, पहुंच जाती है। उसके साथ साथ एक डेस्टिनेशन के ऊपर मैसेज आता है कि ये गाड़ी दिल्ली से आज निकली है 10 तारीख को और आपके पास 13 तारीख को पहुंचेगी। तो उनके प्लानिंग में भी वो फिर एक 13 तारीख को एक गाड़ी इन हो जाती है। ऑफ कोर्स वो इन यदि वो मैनुअल ना भी करे
तो भी इसको जियो फेंसिंग होती है, तो गाड़ी बताती रहती है कि मेरे यहाँ गाड़ी यहाँ तक आ गई। जैसे अब उबर में गाड़ी चलती रहती है तो ही कैन प्लान इट कि ये गाड़ी मेरे एरिया में आ गई है। अब उसकी प्लान कर सकते हैं कि 2 दिन में खाली होगी, 1 दिन में खाली होगी, उसके बाद ये वापसी में वहाँ भेजनी है, वहाँ भेजनी है। तो लोकल डेस्टिनेशन पे भी उसके पास में ट्रैकिंग और अलर्ट रहता है कि गाड़ी कहाँ पहुंची और कब पहुंचने वाली है। अलर्ट रहता है और उसको ये पता है कि इसका सेकंड फ्लोर पे माल जाएगा तो यू नीड 5 पीपल, यू नीड 3 पीपल। गली के अंदर जाएगा, दूर खड़ा होगा तो आपको 4 आदमी चाहिए। तो पूरा डिटेलिंग उसको पहले पहुंच जाता है। डिपार्चर पे जो प्लानिंग हुई, अराइवल पे वो सेम अवेलेबल रहती है। करेक्ट। अच्छा, जब पैकिंग और लोड प्रिपरेशन होता है उस टाइम पे फर्नीचर को डिसअसेंबल करना है, आपने अलग अलग करना है, लेबलिंग करना है, फ्रेजाइल आइटम है, स्पेशल पैकिंग होती है। तो ये डिटेल प्रोसेस में पैकेजिंग में कुछ चीज़ें आपने शेयर करी, एक आपने टेलीविज़न के बारे में बताया मुझे। इसमें क्वालिटी कंट्रोल और इन्वेंट्री की एक्यूरेसी कैसे प्लान होती है? वो जो आपका टैब है उसी में टिक होता रहता है कि भाई इतना चला गया, या क्वालिटी कंट्रोल के और भी आपके पास पैरामीटर्स हैं? क्योंकि हमारा 100% फिजिकल सर्वे होता है। ऑफकोर्स जो व्यक्ति है वो टैब से ही करता है। फिजिकल सर्वे के अंदर 80% सामान सबके घरों में नॉर्मल होता है। इट्स ऑल फ्रीज, टीवी सब, मतलब उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 20% ऐसा होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सामान है, जो बहुत महंगा है, तो उसके हम फ़ोटो लेकर उसी टैब में, उसी के अंदर सॉफ्टवेयर में एक प्रोविज़न है कि आप हर आइटम का फ़ोटो लेकर डाल दो। तो वो फ़ोटो लेके डाल दिया तो उससे जो डिटेलिंग करने वाला व्यक्ति है तो वो पता करेगा, ये एक्सपर्ट ये पैक कर जाएगा राम सिंह, क्योंकि ये हाथ कांच का है, हाथ से पैक करना पड़ेगा। तो वो डिटेलिंग हो गई, उसके लिए एडिशनल सामान चला गया और उसकी वैल्यूएशन अलग होती है। तो वो सब सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और जो फिजिकल सर्वे होगा वो आदमी इतना एक्सपर्ट होता है कि उसने जो भी डिटेल लिख दिया, जैसे डॉक्टर ने जो भी लिख दिया तो वही दवाई आएगी। तो उसी तरह का प्रोसीजर। अब जब ट्रक निकल चुका है, चला गया है, अब ट्रांजिट और ट्रैकिंग में जो जीपीएस मॉनिटरिंग होती है और कस्टमर को क्या लगातार अपडेट मिलता रहता है उसका ट्रक कहाँ पहुँचा, दैट्स वन। रियल टाइम उसको पता चलता रहता है, और अगर डिले ना हो तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाती है कस्टमर को? इंडिया में एक ही कंपनी है जिसके पास कंट्रोल रूम है, जैसे एटीसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस। इसी तरह हमारा आरटीसी है, रोड ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस। अच्छा, बम्बई के अंदर है एक पूरा, जैसे पार्लियामेंट है इस तरह वहाँ 200 आदमी बैठे रहते हैं। स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन लगी हुई है चारों तरफ, मगर उनको बटा हुआ 40 गाड़ी राम की, 40 गाड़ी श्याम की। तो वो अपनी अपनी गाड़ियों को ट्रैक करते हैं, देखते हैं। यदि गाड़ी दिल्ली से बेंगलोर जा रही है और एक रोड दिया हुआ है नेशनल हाईवे, और गलती से वो साइड में जा रहा है, तो इमीडिएटली रोड को कनेक्ट, वो अप्रोच रोड पे जाते ही इस ड्राइवर का मोबाइल मैपिंग है मेरे उस कंट्रोल रूम से, अपने आप घंटी बजेगी और उस्ताद को फ़ोन उठाना पड़ेगा। उस्ताद क्या हुआ, रोड बदल रही हो? नहीं जी, वो आरटीओ खड़ा है, भीड़ लगी हुई है, जाम लगा है, तो मैं अप्रोच जा रहा हूँ। सब ठीक तो ना है? ठीक है। दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ वेरी मच कंट्रोल्ड एंड ट्रांसपेरेंट। ये एटीसी आरटीसी की तरह हो गया, लेकिन क्या कस्टमर को भी पता लगता रहता है? कस्टमर को जिस दिन बुकिंग करते हैं एक लिंक देते हैं, उस लिंक के अंदर वो ट्रैक करता रहता है। मगर कई बार क्या होता है, कस्टमर को उस रोड का नहीं पता, जाम में एक दिन पूरे दिन गाड़ी खड़ी रह गई, पुल टूट गया, पूरे दिन खड़ी रह गई, तो वो कहेगा कि जी एक दिन से खड़ी है, गाड़ी क्यों नहीं चल रही? ही डजंट नो, क्योंकि उसको तो ये लगता है मेरी गाड़ी पर डे 400 किलोमीटर चलनी ही चाहिए, जैसे रूटीन में 400 किलोमीटर गाड़ी चलती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे हर कस्टमर के पीछे एक वीडियो होता है, जिसको बोलते हैं कस्टमर केयर ऑफिसर, उसका रिलेशनशिप मैनेजर आरंभ का हो जाए आप। ये शुरू में आप अपॉइंट कर देते हो? वो उसी दिन जिस दिन बुकिंग हुआ, जो मेरा एक फील्ड ऑफिसर जो सर्वे करके आता है, उसका काम है सर्वे करना, बुकिंग दे देना। एक आदमी फिर कनेक्टिविटी उसके साथ करने वाला जो आरंभ है, जो उसका की अकाउंट मैनेजर, अब वो कनेक्ट हो जाता है, वो डिलीवरी तक वही साथ में रहेगा। तो अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम आई तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा, वो वही बात करेगा, वही बताएगा। पर 99% हमारा कंपनी की पॉलिसी कि प्री इंटीमेशन दे, फोन आने ना दे और फोन हम ही करें। अच्छा, फोन आ गया तो उस व्यक्ति का, उस रिलेशनशिप मैनेजर का, की मैनेजर का माइनस नंबर हो जाते हैं कि इतने इनकमिंग कॉल क्यों हुआ है। तो ये आप जो रूट ऑप्टिमाइजेशन है, इसका आपने कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आपने बनाए हैं, या लाइव ट्रैकिंग के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं आपने, या ये इन हाउस है, या आपने किसी के साथ में सॉफ्टवेयर आपसे? ना, ये सब इन हाउस, ये AI लगा रखा 38 साल हो गए कि कौन सा रूट बेस्ट, तो अपने आप ही सिलेक्शन हो गया। हमारे उसमें सबसे बड़ा क्या, हम जाम जो होता है ना उसको ज़्यादा
देखते हैं। इवन मेरी 50 किलोमीटर फालतू भी जा रही है गाड़ी, वी डोंट माइंड इट, पर जाम के अंदर 2-2 घंटे फंसती है, वो ना फंसे। खासकर बिहार में जाम में फंस गई तो आधा दिन निकल जाता कानपुर के बाद, तो वो हमारे लिए पेनफुल एरिया होता है, तो उससे हम हमेशा बचना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में आपने अभी तक रमेश अग्रवाल जी कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ इससे जब आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है तो कोई मेजरेबल इम्पैक्ट है या कोई केपीआई है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जो आप ट्रैक कर रहे हो? तो दो सवाल होगा एक तरह से ये, एक कि आपने कितना पैसा लगाते हैं, क्या आपने परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एलोकेट किया है कि मेरे इतने रेवेन्यू का इतना परसेंट मैं टेक्नोलॉजी में लगाऊंगा, या आपने मोटा मोटा लमसम इतना पैसा टेक्नोलॉजी में लगाया? और दूसरा, कैसे ट्रैक करते हैं मेजरेबल इम्पैक्ट आपका, केपीआई क्या रहा ये टेक्नोलॉजी के कारण? इमीडिएटली जब हमारा मंथली निकलता है चार्ट, तो ये पता लगता है कि ये गाड़ी पूरी भरकर नहीं गई, जिसकी कैपेसिटी 800 CFT थी, इसमें केवल 600 CFT ही माल गया, 200 का शॉर्टेज हो गया। कड़ाक दिन की लिस्ट निकल जाती है, अकाउंटेबल बनेगा आदमी की 200 जगह क्यों छोड़ी, इधर वेस्टेज, हमारी भी वेस्टेज है और भारत की मतलब ये लॉजिस्टिक कॉस्ट भी हमारी बढ़ती है। तीसरा, एक व्यक्ति काम कर आ गया आपके पास में, और किसी का एक बैचलर है, एक 1 बेडरूम का भी सामान हो सकता है, वो गया और दोपहर तक पैक करके अपने घर वापस चला गया। ही वाज सपोज टू पैक 2 लोगों को 400 CFT उसकी मतलब उसको करना चाहिए। एक आदमी 200 CFT पैक करता है अप्रोक्सीमेटली, 2 आदमी 400 करना चाहिए, बट 200 था, वो चला गया। तो अब उसका 200 CFT था, 2 आदमी चले गए, तो उसको सेकंड जो बाय डिफ़ॉल्ट अलॉट होगा कि अभी तुम्हारा 100 ही हुआ है, तुमको 200 करना शाम तक, तो एक और यहाँ चला जा नियर बाई। तो ये सब सॉफ्टवेयर के माध्यम से, सब इसके माध्यम से जो हमारी तो वर्क एलोकेशन भी सॉफ्टवेयर से हो रहा है। वेस्टेज थी वो सारी वेस्टेज जीरो हो गई, मैन आवर्स मतलब मशीन वाच कर रही है। ह्यूमन से तो छुट्टी भी ले ले और भी ले ले, पर इससे तो ले नहीं सकता कहीं भी। 1 घंटा मैन आवर्स कितना एंगेज रहता है? आपने मैन आवर्स हमारा पर 8 घंटे के अंदर एक आदमी 200 CFT पैकिंग करता है और 200 CFT 8 घंटे में कितना देर लगता है उसको? पूरा 8 घंटा लग जाता है? जाने आने का सब मिलाएंगे तो एक आदमी 200 CFT काम करता है। अभी ये तो हो गया आपकी मैन पावर को आपने वर्क एलोकेशन किया, ये वर्क फ्लो मैनेजमेंट हो गया। एक आदमी को कितना देर का काम करना है आपने उसका बेसलाइन बना दिया, भाई 200 CFT होती है उसकी। मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, जोमेटो और फ्लिपकार्ट ये 2 KPI में बहुत काम करते हैं, OPD CPD। एक तो हो गया OTD, ऑन टाइम डिलीवरी, और CPD, कॉस्ट पर डिलीवरी। ये 2 चीज़ें बहुत देखते हैं भाई, वो भी तो ग्लोरीफाइड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है। तो ऑन टाइम डिलीवरी और कॉस्ट पर डिलीवरी आपकी टेक्नोलॉजी से कैसे कंट्रोल करते हो आप, और कैसे ध्यान देते हो उस पर? क्या ये KPI आपके लिए इंपॉर्टेंट है? डिलीवरी की बात की, वो तो पोस्ट बुकिंग करके ले जाने के बाद की बात है। एक होता है उसके घर में हम पहुंचने की गाड़ी, जो पैकिंग मटीरियल लेकर पहुंचते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि 15 मिनट भी लेट हो जाता है तो उसके दिल में धक धक होगा, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि शाम की फ़्लाइट है उसकी 6 बजे की। तो एक एक सेकंड उसका वो रहता है कि कभी लेट हो गए तो मेरी कैंसिल ना हो जाए, पूरा परिवार जाना है। तो ये हमारा इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस है कि वो प्री जितना भी जो टाइम दिया गया है उससे पहले सारा काम सलटे। तो ये सारा परफॉर्मेंस जो हमारी आती है शाम तक, आज इतनी पैकिंग हुई, इतने लोग लेट पहुँचे, इतने पहले पहुँचे, इतने बाद में पहुँचे, उसके ऊपर भी एक मंथन होता है कि लेट क्यों पहुँचे, कारण क्या है। तो आपका ऑन टाइम डिलीवरी में सक्सेस परसेंटेज क्या रहता है? मान लो 100 क्लाइंट है तो मैं समझता हूँ कि यदि मैं कहूँ 4% पहले पहुँचने वाले होंगे, 4% लेट में, सारा मिलाकर तो एवरेज निकालते हैं तो 100%, बट 3-4% कारणवश कुछ महानगरों में लेट हो जाते हैं, बेंगलोर वर्गे शहरों में। तो 96% से ज़्यादा है आपका ऑन टाइम डिलीवरी? ऑन टाइम डिलीवरी 96 प्लस ही होगा जी। 96 प्लस होगा। और कॉस्ट पर डिलीवरी कंट्रोल आपका टेक्नोलॉजी से बेटर हुआ है? तो आपकी एक डिलीवरी में कॉस्टिंग टू रेवेन्यू क्या परसेंटेज मानते हो आप? हमारा जो कॉस्ट आता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। जो हमारी एक ट्रक जो होता है, एक कस्टमर से मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं, 5 लाख रुपए आपने लेने हैं या 2 लाख मान लेते हैं, 2 लाख में आपकी कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए डिलीवरी की? यहाँ से ले जाने के वहाँ ले जाने 2 पक्ष है इसमें, एक तो पैकिंग है, एक ट्रांसपोर्टेशन है। ये ट्रांसपोर्टेशन की मानूँ तो मैं अप्रोक्सीमेटली ये करीबन आता होगा 7 से 8%, और फिर अदर ओवरहेड लाइक पैकिंग, लोडिंग आल, तो ये भी आते होंगे 5%, तो 14-1% करीबन। मेन खर्चा आपका कहाँ जाता है? ये लॉन्ग डिस्टेंस से तो फ्रेट का जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस तो पैकिंग में जाता है, क्योंकि शॉर्ट में पैकिंग के कंपोनेंट तो फिक्स लगना ही है। यदि वो लंबा गया गुवाहाटी तक तो पर किलोमीटर वो खर्चा बढ़ गया 10,000 रुपये का, और मैं गया 10 ही किलोमीटर
करोल बाग से करोल बाग, तो वो खर्चा किलोमीटर पे ज़्यादा पड़ा। अब जो स्टाफ है इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत है। हालांकि आप टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं, एक आदमी घर के अंदर घुसा है, अब वो कैसा बिहेव कर रहा है वो भी एक बात है। अच्छे से अच्छे लोग, अब हम लीडरशिप फनल प्रोग्राम्स करते हैं, कोशिश कर रखा है हमने कि ये 5 स्टार होटल हमारा फिक्स्ड है। वो मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं रन करता, लीडरशिप फनल प्रोग्राम 10 साल हो गए, लेगेसी है। हम 5 स्टार होटल ये फिक्स कर लिया है। होटल चेंज करने में, अच्छे से अच्छे होटल में उसको अडेप्ट करने में टाइम लग जाता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसका डिलीवरी का तरीका क्या है। होटल की बुराई नहीं है, लेकिन अब पुराना वाला हो गया, वो इतना ट्रेंड है, उसको सब पता है कि सुबह 9 बजे ये होगा, 2 बजे ये होगा, शाम को ये होगा, रात को ये होगा, इतने कमरे चाहिए होंगे, ऐसा मील चाहिए होगा, वेजिटेरियन चाहिए, बिना प्याज लहसुन का खाना होता है डॉक्टर बिंद्रा के प्रोग्राम में, और सब ऐसा ऐसा तता। आपका जब स्टाफ को नया ट्रेनिंग देते हैं, वो प्रोफेशनली बिहेव करे, सामान को सही हैंडल करे, स्टाफ का ट्रेनिंग मॉड्यूल आपको बिल्ड करना है, सेफ्टी और प्रोफेशनली हैंडल कैसे करे, घर के अंदर गया है, महिलाएँ भी है वहाँ पर, तो इनको आप ट्रेनिंग कैसे देते हैं, ट्रेनिंग का कोई अपने सेंटर बनाया हुआ है, और आज ट्रेनिंग देने के बाद में उनके बिहेवियर को मेजर कैसे करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई कैमरा तो लगा नहीं है जो देख पाए, रमेश जी को पता चल पाए कि भाई ये आदमी ने मुस्कुरा के बात करी है और ये आदमी ने थोड़ा सा देसी भाषा में बात करी है, थोड़ा ढंग से बात नहीं करी, उतना इज्जत सम्मान नहीं दिया। हमारा एक कंसेप्ट चलता है हैप्पी क्लाइंट और जीरो पेन टू क्लाइंट। मतलब क्लाइंट का पेन को जीरो रखना ही है, ये तो तुम्हारे मतलब खून में ही है, मगर एक स्टेप आगे हैप्पी टू क्लाइंट, उसमें तो कोई बच ही नहीं सकता कि भी आपको क्लाइंट को कहीं पेन दे दिया आपने किसी तरह के भी। तो उसके हमने 38 साल हो गए, किस किस तरह से एक क्लाइंट अपने आप को पेनफुल महसूस करता है। सबसे ज़्यादा खर्चा आज हिंदुस्तान के अंदर, किसी पूरे इंडिया की लॉजिस्टिक के अंदर मैं कहूँ तो APML में होता। लोग बोलते हैं कि आपका ट्रेनिंग का खर्चा क्या ज़रूरत है इतने की, क्योंकि एक व्यक्ति को बदलना बड़ा मुश्किल है, उसके स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है। तो वो राउंड द ईयर 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। आप जैसे एक बिल्ली है, अपने बच्चे को पहले साथ घुमाती है, उसके बाद लास्ट में एक पेड़ पे लेके जाती है और उसको छोड़ देती है और आप जंप कर जाती है नीचे। तो वो यदि नीचे उतर गया तो बिल्ली उस दिन के बाद ख़त्म, अब तुम्हारा कमाओ खाओ, अब तुम फ्री हो गए। तो उसी तरह जब तक वो वेल ट्रेंड नहीं हो जाता इन ऑल रिस्पेक्ट 360 डिग्री, तो वो 5 की टीम के साथ, 6 की टीम के साथ वो सरप्लस आदमी होता है। जैसे हमने 5 आदमी भेजने हैं तो 5 जाएंगे, वो छठा जाएगा। ये जस्ट जिस दिन कहेंगे हाँ अब ये ट्रेंड हो गया तो फिर 4+1 में चला जाएगा वो। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका है। उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है सबसे ज़्यादा। हाँ, उसके बाद जो बिहेवियर की ट्रेनिंग होती है, ये केवल लोगों के जो एग्जाम्पल आते हैं कि एक व्यक्ति जो जिसके घर में लेडीज माँ बहन जब होती है तो उसको 4 फीट दूर रहना है। आज तक भी मेरे व्यक्ति ने 30 डिग्री नीचे झुककर ही बात करी है, कभी आँख में आँख मिलाकर बात नहीं की। ये हमारा सबसे बड़ी ट्रेनिंग का हिस्सा है। 30 डिग्री नीचे रहेगा, वो बोलेगी बहन या माता जी, और वो 30 डिग्री नीचे रहकर ही बात करेगा, आँख में आँख मिलाने का उसको हक नहीं। यानी उसकी नज़र जो है लगभग घुटने तक रहेगी, नीचे, हाँ 30 डिग्री घुटने तक रहेगी और 4 फीट दूर होकर ही बात करेगा। ये उसके जिस दिन वो पैकर बनता है और डिलीवरी में बॉय आता है, उसे खून में डाल देते हैं। एक पूरी टीम है पूरे हिंदुस्तान में। और ये प्रैक्टिस हो रहा है ठीक से? ये तो हमारे पास जो कस्टमर केयर वाला बात करते करते जब उसका जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो चीज़ें निकाल लेता है, नमस्ते जी कैसा रहा व्यवहार, ठीक रहा, कुछ नया कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो आपको, हमारे पैकरों ने कुछ नई चीज़ देखी हो, तो उनके मुंह से सुनते हैं बोला जी यार चीज़ तो बहुत देखी मगर ये पहली बार देखा। 4 फीट दूर रहना है, जब भी वो काम कर रहा है और बाजू से कोई लेडीज पास हो रही है तो धीरे सी जैसे सांप लड़ जाता है ना, जंप करता आदमी, ऐसे जंप करके आगे चला जाता है, गिव अ पास टू हर, देन वापस आके अपना काम करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी कंपनी में तो दिया। तो इसके ट्रेनिंग सेंटर बनाया आपने? ट्रेनिंग सेंटर के मैनुअल बने हैं, मॉडल बने हैं, और पूरे हिंदुस्तान में राउंड द ईयर ये ट्रेनिंग चलती रहती है। हर ट्रेनिंग के बाद फिर रिफ्रेशमेंट चलती है। तो एक एम्प्लॉई को, एक वर्कर को, एक ऑपरेटर को, या एक जॉब वर्कर को, या एक लोडर अनलोडर को, या एक ड्राइवर को साल में कितने? साल में 8 बार कम से कम ट्रेनिंग हो जाती है। साल में 8 बार 6 मिनिमम होती है, प्लस होती है पूरे दिन की। 2-2 दिन में निकल जाते हैं। 2-2 दिन। हाँ, फिर जो आदमी नहीं कर पाया वो पाइपलाइन में डालते हैं। हमारा वर्ड है कि पाइपलाइन, लैटिन पुटी में पाइपलाइन। इसका गणित ऐसा निकल रहा है कि आप साल में 100 घंटे की ट्रेनिंग देते हो। 50+ तो हो ही जाती है। 50 घंटा प्लस ट्रेनिंग आपकी साल में होती है। हो जाती है। और 50 घंटे की ट्रेनिंग काफ़ी रहती है उसके लिए?
कि वो अपने बिहेवियर को चेंज कर पाए? बिहेवियर का सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हमारे जो जितने होते हैं जो रिलेशनशिप मैनेजर, हर टीम की एक हिस्ट्री लिखते हैं, तो उस हिस्ट्री में उनको लिखना ही पड़ता है कि क्लाइंट ने कितने नंबर दिए, बिहेवियर के अलग दिए। एक तो कहा जी मेरी पैकिंग बहुत अच्छी हुई, अच्छा हुआ, सुंदर हुआ, उस पर हम थोड़ा सा कम मायने रखते हैं, मगर बिहेवियर के ऊपर उसकी बात ज़्यादा सुनना चाहते हैं कि क्योंकि ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो सदा के सदा के लिए आपको एक वैल्यू देती है, एक रिकॉल वैल्यू आता है। आज TN सेशन ने जब मंदिर पैकिंग की बात आई थी हमारे वहाँ, तो आज अद्भुत है कि चप्पल निकालना, हाथ साफ करना, फिर मंदिर पैक करना, उतारते टाइम पर फिर चप्पल निकालना, हाथ साफ करना, गाड़ी से मंदिर वाला कार्टून सबसे पहले रखना, ये खून में बैठ गया। अब इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मंदिर कौन सा भाई, 5 नंबर कार्टून, चलो ठीक है, जूते निकालो, हाथ साफ करके आओ, मंदिर लो 2 आदमी, रखो, जगह को साफ करो, देन जूते पहनो, स्टार्ट अनलोडिंग। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, हाउ नाइस, हाउ नाइस। अच्छा, इसमें आपके फ्लीट ड्राइवर्स भी हैं, ये आपके बिजनेस में बड़े क्रिटिकल एसेट हैं। ड्राइवर्स आपके अपने पेरोल पे होते हैं? हाँ, पेरोल पे। आप तनख्वाह देते हैं उनको, बाहर के नहीं है। तो आप ड्राइवर का सिलेक्शन कैसे करते हो, उसकी ट्रेनिंग कैसे करते हो, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे करते हो? अमूमन मैं साफ कह सकता हूँ उस बात को, और थोड़ा खुले में कहना चाहूँगा, ड्राइवर लंबे डिस्टेंस पे, अभी मुझे किसी ने बताया बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी ने, कि बिना शराब के चलता ही नहीं है। वो पिएगा ही पिएगा, छुपा के पिएगा, पर पिएगा। अब उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसका ट्रेनिंग कैसे करते हो, उसके पैरामीटर्स कौन से आप फॉलो करते हो, उसकी सेफ्टी और सर्विस क्वालिटी मेंटेन रहे। पैकर्स, ड्राइवर्स, हेल्पर्स, ये सब जो है, इनको आपने परमानेंट जॉब बेसिस पर रखा है, लेकिन इनके ऑन द गो बिहेवियर, जिस समय कोई कैमरा नहीं लगा आपकी गाड़ी में, तब वो क्या कर रहा है उस व्यवहार को, क्योंकि देखो बाहर तो आपका बोर्ड लगा है और आपकी फ़ोटो भी लगी है और आपकी कैब के साथ फ़ोटो लगी है सब जगह पे, APML लिखा हुआ है सब जगह, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स एंड लिमिटेड, है ना। पर वो उस समय अंदर बैठ के ड्राइवर का अगर व्यवहार ख़राब हो तो उसे कैसे चेक करोगे? हम इनको ये बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा कमाऊ पूत है तो मेरे पास मेरे ट्रक चालक है, जिनके कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, और एसेट है हमारी, केवल ट्रक चालक के कारण हम खड़े हैं, डिफ्रेंशिएट है। हमने ट्रक चालक का शुरू से ही एक अहम महत्व दिया, और वो ऐसे बन गए, मतलब जैसे कि वो हमारे लिए बने हैं। सिलेक्शन में आपको सिंपल कि ट्रक चालक, हम किसी को भी एक फोरमैन बोलते हैं वैसे, जो गांव में घूमता रहता है, जो ट्रक के चालक हमारे को देता है, और वो एक तरह से हमारे से जब भी कोई देता है तो एक कमीशन लेता है कि मैं 5 चालक लाऊंगा। सर्टन उनको नियम पता होता है कि ये इस तरह की क्वालिफिकेशन की हमको चाहिए, ऐसे ड्राइवर चाहिए, और कहीं कुछ गलत हो जाता है तो उसका साल भर का कमीशन भी हम काट देते हैं। तो वो कहता है कि यार मैं एक गलत भी दे दिया ना, मेरे 12 महीने की कमाई चली जाएगी। तो हमारे साथ ऐसा होता नहीं। नंबर 1, हमारा ट्रक चालक का एक जो बेजोड़ मेल है वो अद्भुत है। कंट्रोल रूम के माध्यम से आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रक चालक जा रहा है, मेरे कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है, भाई कहाँ हो होशियार सिंह? होशियार सिंह बोलता है कि जी कोटा में पहुँचूँगा आधा घंटे में। मतलब कोटा ब्रेक मारना, अपने कोटा मैनेजर आएगा आपके लिए कुछ लेकर आएगा। कोटा में ब्रेक मारता है, उसके बाद एक व्यक्ति आता है, होशियार सिंह जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो बोलता है कि किसका? बोला आपका है। बोले मेरा जन्मदिन? और DL निकाल के देखता है, बोला कि अरे न उसकी पत्नी ने बताया, न माँ ने बताया, न बच्चों ने बताया। और उसके बाद उसको 5 या 4 लड्डू, एक फूल देता है। वही स्टार्ट्स उसके जब मन भरता है और जब उसके आंसू आते हैं खुशी के, तो कहता है कि ये है रियल परिवार। तो ऐसा बॉन्डिंग है APML का अपने ट्रक चालकों के साथ में। पहला जब ट्रक चालकों के लिए हमने निद्रा दान केंद्र खोला था। निद्रा दान केंद्र? अच्छा। जयपुर अजमेर के बीच में। निद्रा दान, अन्न का दान, धन का दान, कपड़ों का दान, ये तो बहुत सुना होगा। नींद का दान पहले बार सुना होगा। जब ट्रक चालकों ने कहा कि साहब हमारी ना जगह जगह बड़ी बेइज्जती होती है, हर व्यक्ति स्कूटर वाला, कार वाला वही मारेगा, फिर वो भी हमारे को मारेगा। कोई भी एक्सीडेंट हुआ बड़ी गाड़ी वाला पकड़ा जाता है। बड़ा ठेस होता था मन में। तो बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे को मान सम्मान देंगे जो आज तक श्री कृष्ण भगवान ने भी सारथी थे और आप भी सारथी हो। पहले तो ट्रक ड्राइवर आपको बोलना बंद करेंगे। मेरा शायद आपने सब शब्द में चालक चालक सुना होगा। ट्रक चालक, वो हमारे ट्रक चालक या सारथी। तो हमने उनको मान सम्मान देने के लिए जयपुर अजमेर के बीच में एक जगह बनाई। उसने कहा कि आप सोया करो यहाँ पर, कोई भी ट्रक चालक
देश का, यानी कि APML का नहीं, कोई भी। अच्छा, बाहर का भी। हाँ, एक 50 एकड़ का टुकड़ा लिया और 12 एकड़ के अंदर हमने 200 चारपाई, 200 पंखे, लैट्रिन बाथरूम, एयरपोर्ट जैसे, नाई की सेवाएं, हर चालक को कपड़े धोने की मशीन लगा दी कि उनके धोने की। हर ट्रक चालक जब वहाँ पहुँचता है केंद्र में तो पीतल की परात में उसके पाँव धोकर कहते हैं कि आओ श्रीमान। उसके बाद नाई पकड़ता, भाई होशियारा जरा बाल काट लो, बहुत दिनों से हो गए, दाढ़ी बाल काटता है, फिर कहते नहा भी लो यार, गंदा हो रहा है। जब तक नहा के आता है तो कपड़े धोकर बाहर खड़े कर देते हैं, बोलती है कि आप सो जाओ 4 घंटे प्लस, नहीं तो पर्ची कट जाएगी। तो कहता है कि मैं 4 घंटे सो जाऊंगा। तो 4 घंटे की इस तरह से नींद लेकर वो जाते हैं। पित्तल की परात में जब पाँव उनके धोते हैं तो वो ही स्टार्ट्स वीपिंग, कहता है कि ये सम्मान मेरे को किस लिए। तो हम कहते हैं कि हमको बहुत देर में मालूम हुआ, आप कृष्ण भगवान के परिवार से हो, हमको बहुत देर में मालूम हुआ, अब मालूम हो गया, आप चिंता मत करो, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। इससे आपका ड्राइवर के साथ रिलेशनशिप बॉन्डिंग अच्छा होता है, तो ड्राइवर का टैलेंट एक्विजिशन भी आसान होता होगा, और ड्राइवर भी देख करके आते होंगे यार देखो अग्रवाल पैकर मूवर परिवार की तरह रखते हैं। पर जब आप ड्राइवर लाते हो, आप बहुत सारे ड्राइवर ले आते हो आप, पर आपके बिजनेस में भी तो कभी कभी सीजनल डिमांड होती होगी। ड्राइवर की ऐसे नहीं होती, जितनी गाड़ी है वो चलनी है। ऐसा कोई होता है कि कोई सीजनल डिमांड में एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए या कोई इमरजेंसी मैन पावर एक्स्ट्रा चाहिए? पैकर्स और डिलीवरी, ये सीजनल होती है। तो इनकी अगर सीजन है तो आप सब कॉन्ट्रैक्टर से या गिग वर्कर से या आप लेकर के आते हो, तो उनको वही संस्कार, वही वैल्यूज के कस्टमर भगवान है, वही एक्यूरेसी, वही कंसिस्टेंसी, वही एफिशिएंसी एक टेम्प्रेरी वर्कर से ला करके ऑफ सीजन में जो पैकर्स आप ज़्यादा ले आए उनसे कैसे कराते हो? हमारा बहुत ही मतलब 38 साल के अनुभव ने इतना सिखा दिया, इतना पका रमेश जी, आपको लग रहा होगा ऐसा इंटरव्यू आपने पहले कभी नहीं दिया होगा इतना डेप्थ में पकड़ के एक धागा आपसे हम लोग ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत पढ़ा है अगर पैकिंग मूविंग इंडस्ट्री को इंटरव्यू से पहले, नहीं तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं। नहीं रमेश जी, क्या ये ना, इस शो का नाम है बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट। यहाँ जिसको बिजनेस सीखना है ना, वहाँ बिजनेस की हम बहुत गहराइयों तक लेके जाते हैं, और कई बार कुछ फाउंडर्स तो आके बोल देते हैं यार आपने इतना कुछ पूछ लिया, मेरे कॉम्पिटिटर तैयार कर दोगे। मैं जब 1987 में कोई कंपटीटर नहीं था मेरा, तो मैं 48 पैकिंग करता था। आज कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10,000 कंपटीटर कहूँ या मेरे साथी हो गए, तो आज मैं 1,60,000 का करता हूँ। वो बढ़ रहे हैं तो मैं भी बढ़ रहा हूँ। मैं रमेश जी वापस आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा प्रार्थना करते हुए कि गिग वर्कर्स, ये जो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स आते हैं, इनसे वो एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी एक लीन पीरियड में जो कि एक हाई सीजन एक्स्ट्रा डिमांड और पैकर्स चाहिए, अब वही वैल्यूज़ कैसे लेकर के आएंगे, ये वही संस्कार? हमारे जब इन्होंने हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई जैसे 100 काम होते हैं, और ये धीरे धीरे करते एक टाइम आता है जिसको बोलते हैं ये जो श्राद्ध पक्ष, वो महीना थोड़ा सा कमज़ोर निकलता है कि शिफ्टिंग हमारे है ना कम करते हैं। श्राद्ध पक्ष में घर बदलना कम होता है, ठीक नहीं होता, फिर आ जाते हैं नवरात्रि, फिर दोबारा बढ़ जाता है, फिर कई बार कम होता रहता है। तो 100 में से वो ज़्यादातर करेंगे तो 80 आ जाते हैं, तो 20, और मैन पावर यदि मैं 100 की रख लूँ पूरे साल भर, तो जब 80 की आएगी तो 3-4 महीने लीन पीरियड होते हैं, उसमें मेरी मैन पावर एक्स्ट्रा हो जाती है। तो हमने क्या कर रखा है कि हमारे जो जितने भी जो पैकर पुराना होता है, जैसे चालक से मालक, हमने उनको एक साथी करके एंटरप्रेन्योर, आज तक भी मैं समझता हूँ कि हमने ज़्यादा नहीं है तो 300-400 एंटरप्रेन्योर बना दिए। वो पुराना पैकर 10 साल 12 साल पुराना हो जाता है, होने के बाद मैं कहता हूँ कि आप अब कैटेगरी नौकरी से अब आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो क्या, कि खासकर लोग मन करके आ जाते हैं, उसको हम पर क्यूबिक फीट के हिसाब से उसको पेमेंट करते हैं। वो 3 आदमी लो, 4 आदमी लो, खुद लगेगा, और SOP सारी वही जो 12 साल से उसने हमारे पास से सीखी हुई है। एक आधा नया आदमी वो अपने परिवार का लेके रखता है, ऐसे हायर नहीं करता बाहर के, परिवार का लेके रखता है। तो जैसे तनख्वाह उसकी मान लो 22,000 रुपये कमाता था या 20,000 रुपये तनख्वाह थी, अब इस मेहनत से वो करीबन मैं समझता हूँ कि 25-30% फालतू कमाता है, और 30-35,000 रुपये वो कमा लेता है। तो वह लोग जो होते हैं वो हम जब ऑफ सीज़न होता है तो वह लोग जो हमारे सीज़न के अंदर काम करते हैं, तो वो ऑफ सीज़न के अंदर उन लोगों को कहते हैं कि आप 3 महीने अब विराम कर लो। अब क्वेश्चन होता है कि वो 3 महीने जाएगा, तो 3 महीने इस काम को छोड़कर दूसरे काम पे लगे, उसके भी हमारे पास जैसे किसी सैमसंग में आ गया कि भाई हमको टेम्परेरी लेबर चाहिए, तो उनका कहते हैं आप इसमें लग जाओ। किसी को कुछ जहाँ पैकिंग
कि जरूरत है तो पैकिंग, नहीं है तो जरूरत नहीं है। तो हमारा जो इतना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है कि 100% में से 70% मैन पावर 12 महीने जो हमारे काम आती रहती है, 3 महीने लीन का अंदर पीरियड होता है, वो जो एडिशनल मैन पावर जो हमारी होती है उसको हम 3 महीने के विराम दे देते हैं। 12 महीने में सपोज करो उसको 2.5 लाख रुपये मिलने हैं, और यदि 3 महीने की बजाय इनकी 9 महीने में उसको 2.5 लाख मिल जाते हैं, तो वो घाटे में नहीं है। तो 3 महीने लीन के अंदर हम उसको विराम भी देते हैं तो भी इसको 2.5 मिलते हैं, और 12 महीने में 2.5 मिलते हैं। हमको वजन नहीं लगता कि हम खाली बिठा रखा है 3 महीने के लिए उतनी मैन पावर। वो एक तरह से उसको 3 महीने की छुट्टी भी मिल रही है और तनख्वाह भी सेम मिल रही है। हाँ, मगर आपने एक जो कहा कि आप कॉन्टैक्ट, ऐसा कभी हम हायर नहीं करते। हम कॉन्टैक्ट, हमारे पास यदि पैकिंग संख्या ज़्यादा आती है और मेरे ये ट्रेंड बंदे नहीं है तो हम पैकिंग का हाउसफुल करके रोक देते हैं। अक्सर मई के अंदर हमारे 25% पैकिंग हमारी अक्सर एवरी डे छूटी जाती है, हम नहीं लेते मई के अंदर। गर्मियों की छुट्टियों पे इस समय ट्रैफिक हाँ होता है, और हमारे पास जितनी कैपेसिटी है, लाइक हमारे पास सपोज करो 1000 पैकिंग पर डे करने की है, तो हम 1000 ही लेते हैं। 1200 आएगा तो हाउसफुल। जैसे जहाज़ के अंदर 280 सीट है और 300 लोगों ने कहा कि जाना है तो 280 ही लेगा। आप धीरे धीरे लेकिन सस्टेनेबल तरीके से स्केल करना चाहते हैं ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस पे इम्पैक्ट ना आए। हर साल 15% हमारा बढ़ना है, उतनी मैन पावर बढ़ाते हैं, उतनी ट्रेनिंग पीरियड में बढ़ाते हैं, तो 15% बढ़ा के जाते हैं। यदि हम उससे ज़्यादा कोई आ गया तो हम नहीं बढ़ाते। अच्छा रमेश जी, शुरू में आपने ट्रक्स खुद खरीदे या रेंट पे लिए? हमने न तो खरीदे न रेंट पे लिए, कोई व्यक्ति धक्के से देकर चला गया। चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी है, उसका एक मैनेजर मिलिट्री रिटायर्ड है। मेरे मिलिट्री रिटायर्ड के नाते से मेरे से उसकी दोस्ती हुआ करती। शर्मा, साधुराम शर्मा, SR शर्मा जी, देहरादून का। एक दिन आया कि जी चोलामंडलम ने एक ट्रक फाइनेंस किया था किसी को, और वो चला नहीं, हमने खींच लिया। हाँ, तो एक बार 5-10 दिन के लिए कहीं पार्किंग करनी है, कहाँ करूँ? मतलब मेरे ऑफिस के सामने खड़ा कर दो, जगह है वहाँ पर, मेरे टेम्पो भी खड़े होते हैं। तो वो खड़ा करके चला गया। 7 दिन के बाद आता है कि रमेश जी, अब पता नहीं चेन्नई में कंपनी कितने दिन के बाद क्या करेगी, जब तक आप इसको चला लो ना, थोड़ा मोटा जो भी भाड़ा देना होता है दे देना, नहीं है तो कोई खास बात नहीं, आप चला लो इसको। तो बोले दे दो चाबी भाई। हमने वो चलाना शुरू कर दिया। चलाना शुरू करने के बाद में बोले क्या लोगे शर्मा जी? तो बोला जी जो भी कमाई हो दे दो। उन्होंने 0 इंटरेस्ट के ऊपर मेरे को फाइनेंस कर दिया। जो किस्तें बाकी है वो किस्तें आप दे दो। 10 दिन के बाद एक ट्रक और लेकर आ गए, AP10T 2198, वो 2197 थी, वो इसी तरह देखे गए। तो आपके ट्रक तो की हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक की एक्विजिशन बजाय कम हो गई, कम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 2 ट्रक इस तरह हमारे पास आए। और उसके बाद जब नए बिजनेस के लिए आपके लिए ज़्यादा मॉडल, अब आज क्या देखते हैं? अब जैसे आज आप इतने साल हो गए, तो सस्टेनेबल क्या है आपकी, अपनी खुद की फ्लीट या लीज्ड फ्लीट? 70% खुद की, 30% फ्लीट बाहर की। ये कैसे पहुंचा, इस परसेंटेज कॉम्बिनेशन पे आप कैसे पहुंचे? पीक आ जाता है तो मेरे को 100 ट्रक चाहिए, तो मैं 70 अपने रखता हूँ, 3 बाहर करता हूँ। जब लीन आता है तो 70 ही चाहिए। तो उस टाइम में ट्रकों को बड़ा मुश्किल, खाली रखना बड़ा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि नहीं तो वो इतना एसेट फिर अंडर यूटिलाइज होगा और उससे इन्वेंट्री टर्नओवर आएगा नहीं। तो और हर साल ये ट्रक हमारे 1 ट्रक पर डे हम लेते हैं। तो शुरू में आपने कैपिटल कैसे मैनेज करते हो? आप शुरू में कैपिटल कैसे मैनेज करी थी ट्रक खरीदने के लिए? नहीं, ट्रक का जो तो हमारे को तो पहला ट्रक, दूसरा ट्रक बिना पैसे मिला था। उसके बाद क्या है? और उसके बाद में लोन पे लिया जब स्टार्ट हुआ था टाटा कैपिटल, मतलब इनका एक ग्रुप था टाटा का, और एक अमेरिकन एक्सप्रेस कोई था। तो वो हमारे कंपनी में आए, सर्वे किया। उन्होंने कहा कि हम 10 गाड़ी देना चाहते हैं आपको। 10 गाड़ी दे के चले गए। पूरा कम्प्रीहेंसिव फाइनेंस किया उन्होंने। हमको तो पेपर, परमिट और रोड टैक्स ये हमको इंतजाम करने होते हैं। तो आप इस समय अपना साल में कितने नए ट्रक लेते हैं आप? एवरी डे 1 ट्रक पर डे लेते हैं। 1 ट्रक पर डे? हाँ, वर्किंग डेज या कैलेंडर डेज? 365 डेज। 365, यानी कि 365 ट्रक आप हर साल ऐड कर रहे हो? लेते हैं, और जिसमें से हम करीबन 200 ट्रक पुराने बेच देते हैं। तो नियरली लगभग 150 ट्रक आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, हर साल आप ऐड कर रहे हो। तो एवरेज कंटेनर जो होता है आपका, जो जाता है या ट्रक है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे ट्रैक करते हो आप कि ट्रक खाली ना जाए, हर एक ट्रिप प्रॉफिटेबल हो, या हर ट्रक जो खड़ा है मेरी इन्वेंट्री है? क्योंकि देखो ट्रक पे आपकी EMI जा रही है, ट्रक पे आपका पैसा जा रहा है, उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसकी रोज़ कॉस्ट कीमत घट रही है, आपको उस एसेट को यूटिलाइज करना है, तो उसको कैसे ट्रैक करते हो आप? कोरोना को छोड़कर बाकी तो हर जगह इतना बैलेंस बना हुआ है। सपोज करो कोई
ट्रक चला गया दरभंगा, कोई चला गया गोरखपुर, तो प्री इंटीमेशन है। वहाँ मटेरियल उठा रहे हैं हम, एक तो मटेरियल उठाते हैं घर सामान का, हम घर सामान से बाहर भी काम करते हैं जिसको बोलते हैं कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल का एक मार्केट होता है, जैसे एक भाड़ा वहाँ तय होगा गोरखपुर से दिल्ली का 40,000 रुपये, मेरा ट्रक पहुँच रहा है तो हम उनको आवाज़ देते हैं कि 10% कम में माल उठा लो कि मेरा ट्रक खड़ा ना हो। तो आपका एवरेज निकल आता है 400 किलोमीटर पर डे ट्रक की? क्या खूब आराम से हो जाता है। 400 से ज़्यादा हो जाता है? लॉन्ग डिस्टेंस में 400 ज़्यादा हो जाता है, शॉर्ट में करीबन 400 हो जाता है, क्योंकि हाल्टिंग, एक हाल्टिंग यहाँ होगी, एक हाल्टिंग यहाँ होगी, 2, और फिर चला चंडीगढ़ तक, तो 4 दिन में हम एवरेज निकालेंगे। और दिल्ली से गुवाहाटी तक एक और 8 दिन 7 दिन उसका एवरेज निकालेंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस में हमारा 400 प्लस होता है, 450 किलोमीटर, शॉर्ट डिस्टेंस में 350 किलोमीटर पर डे पड़ जाता है। और प्रॉफिटेबिलिटी अपनी मेंटेन करने के लिए कितना नंबर रहना चाहिए हमारे पास में? जो एवरेज जो है, क्योंकि हमारी ट्रक घर सामान ज़्यादा लेके जाती है, तो हम इसको ओवर स्पीड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड के ऊपर गाड़ी नहीं चलने का एकदम बिल्कुल बैन है। कंट्रोल रूम वहीं पकड़ लेता है, गाड़ी को सीज कर देता है, वहीं से सीज कर देता है। आपका अपना कंट्रोल रूम? हमारा अपना कंट्रोल रूम। तो हमारी करीबन अप्रोक्सीमेटली 8,000 किलोमीटर हमको मान के चलते हैं कि 7,200 में तो एट पार होती है, बट 8,000 किलोमीटर जनरली ये गाड़ियाँ चलती है। 8,000 पे चलती है तो प्रॉफिटेबल रहता है? हाँ, 7,200 पे एट पार मानते हैं हम, ब्रेक इवन नॉर्मल, और 8,000 में होता ठीक हो जाता है। अच्छा, लॉजिस्टिक्स फ्लीट है, इसमें कभी थेफ्ट का या फ्यूल पिल्फरेज का, पेट्रोल की चोरी का, या ड्राइवर की नेग्लिजेंस का, या कोई ऑपरेशनल चैलेंजेस बड़े कॉमन दिखते हैं हमारे को? पेट्रोल चोरी करना है ना, और कुछ इंजन ऑयल ये वो सब चोरी करना है, बताना है, आधा या दिखाना है, ये फ़ोटो उसकी खींच के दे देना, डालना कोई और। इनको आप कैसे ट्रैक करते हो? आपने सपोर्ट सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम या कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनाए हैं? क्वेश्चन डजन राइज, क्योंकि हम पर किलोमीटर उनको डीजल देते हैं। जैसे दिल्ली से हैदराबाद है, सपोज करो 1640 किलोमीटर है, तो उसका कंप्यूटर में फीड है, उतना ही डीजल उसको मिलेगा। तो चोरी हुआ तो उसका हुआ, एक्स्ट्रा बचा लिया तो उसका बचा। तो कंपनी को कोई इसमें इस तरह के सोचने की वो है नहीं। पर उस ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके यदि चला गया और टुल्लू पंप लगा के किसी ने चोरी कर लिया, वो चोरी कई बार हो जाती है। कितना ऐसा पेट्रोल डीजल चला जाता है? 200-250 गाड़ियों में से कभी एक बार जाता है। हम कहो कि ड्राइवर की नेग्लिजेंसी या उस एरिया का माहौल ही ऐसा है, तो ऐसा कुछ होता है। अदरवाइज हमारा तो पर किलोमीटर के हिसाब से हमारी कंपनी ने बहुत हर चीज़ की ऐसी SOP बना रखी है जिसमें हमारे को टेंशन नहीं लेना। टायर है, मेरा टायर अभी नेवर परचेज द टायर, हमने टायर कभी आज तक परचेज नहीं किया। अच्छा। JK इंडस्ट्री वालों के साथ, JK टायर वालों के साथ पर टायर अपना एक रेट है। सपोज करो 17 पैसे पर किलोमीटर पर टायर है, गाड़ी में 10 टायर है, तो 1 रुपया 70 पैसे हर महीने में। GPS देखा कितना चला भी, 8,000 इंटू इतने, उसका बिल आ जाता, पेमेंट कर देते हैं। टायर में कोई वो गिट्टी फंस भी गई, कोई पत्थर भी फंस गया, वो मेरे लिए नहीं फंसा। हर जगह 100 किलोमीटर पर JK वाले लोग बैठे हुए हैं, जहाँ ट्रक वाला ड्राइवर चाय पीता है, खट 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 वो पत्थर निकाल देते हैं, क्योंकि टायर उनका है, टायर मेरा नहीं है। तो हमने इस तरह के, हमारा एक ही फोकस है, मेरा क्लाइंट खुश रहे, मेरा भगवान खुश रहे। हम केवल एक सिंगल मुद्दे पे चलते हैं। हम न तो टायर की चिंता करते, न मेरी गाड़ी रिपेयर की करते हैं। वोल्वो आइसर में AMC है 6 साल की, 8 साल की जब तक गाड़ी हम रखते हैं, उनका काम है। हमको तो कंट्रोल रूम में एक बटन दबाना कि 4485 व्हीकल इस जगह पर, देन इट इज़ देयर ड्यूटी टू कॉन्टेक्ट टू द ड्राइवर, मालूम करना कि कौन से कोड आया है स्क्रीन में, ये आया है, क्या खराबी होगी, तो उनकी मोबाइल वैन पूछ जाती है, रिपेयर करती है। उसमें हम कोई टाइम खराब नहीं करते। आप बहुत अच्छे सिस्टम और कोलैबोरेशंस आपने बिल्ड किए हैं। जी जी, मैं जानता हूँ आपका समय तो ले रहा हूँ, जी जी, पर आपको भी एहसास करा के आज भेजेंगे हम लोग कि इतना डेप्थ में कोई नहीं लेके गया, किसी ने इतना नहीं पकड़ा। आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात की थी, तो मेरे मन में उसके बारे में आ रहा है कि जो पैकिंग मटेरियल है उसमें कार्टन हो गया या बबल रैप हो गया, अच्छा मैं चाहता हूँ, मैं कम चीज़ें जानता हूँ, या LED बॉक्स हो गया, या फर्नीचर के कवर्स हो गए, या कोई लेयर्स होती हैं, तो ये रस्सी, धागे, कई तरह के आइटम हैं, ये आप खुद बना रहे हैं, वेंडर से बनवा रहे हैं, या वेंडर्स को अपने साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं जिससे फ्रेजाइल आइटम्स की सेफ्टी इंश्योर हो? कस्टम डिज़ाइन बॉक्सेस भी होते हैं आपके, टैगिंग सिस्टम भी है, तो ये खुद बनाते हैं, वेंडर से बनाते हैं, वेंडर आपके लिए एक्सक्लूसिव बनाता है, इसका क्या तरीका है? हमारा सिंपल है, हम 2 साल के लिए RFQ निकालते हैं, अब शायद 3 साल का हो गया, और उस RFQ में हमारी कंडीशन होती है कि इतने ग्राम्स हो, इतना क्राफ्ट पेपर हो, ऐसा हो वैसा हो, और उसमें से फिर RFQ के बाद L1, L2, L3 वो सिलेक्ट हो जाते हैं, और L1 हम सिलेक्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड देखने के बाद। पर मैं कहता हूँ कि जो
87 में वेंडर थे, 50% वेंडर वो आज भी हैं। वो न तो हमारे को छोड़ रहे न हम उनको छोड़ रहे। वेंडर को इतना कॉन्फिडेंस है, कल ने मेरी बेटी की शादी होगी तो शायद मेरा पता नहीं उधार कितना बाकी है पता नहीं, पर मैं आराम से कर दूंगा कि मेरा साथी वो मेरा सपोर्टिव है। तो हम हर तरह से उसके प्लांट की मशीन बढ़ानी है तो कहते क्यों बैंक से लोन लेते हो भाई, हम है ना आपके पास, लो धीरे धीरे काट लेना। तो ऐसा उनके साथ एक हमारा रिश्ता नाता है। बिल्कुल लोग ये बोलते हैं कि ये फैक्ट्री आपकी ही होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने कभी नहीं सोचा कि मैं इनको खुद बनाना शुरू करूं? हमने इसलिए नहीं सोचा कि मेरा वो ट्रेड नहीं है। वो बेचारे वो भी अन्ना रुपया कमाते हैं, क्यों हम इससे ज़्यादा कमाने ही नहीं देते। तो 6 पैसे वो कमाते हैं, यदि मैं करूँगा 6 पैसे मेरी एडिशनल कॉस्ट चली जाएगी, तो मेरा तो उतना ही रहना है, मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। मेरा केवल एक मछली की आँख, मेरा क्लाइंट कैसे खुश रहे, ये उसके ऊपर फोकस करते हैं बस। बाकी चीज़ अगर कोई आपसे अच्छा या आपसे सस्ता बना सकता है तो आप उसको बनाने देते हैं। आपसे ज़्यादा एफिशिएंटली, आपसे ज़्यादा एक्यूरेटली कोई और बना के दे सकता है तो वो बनाए, तो वो कॉस्ट आप अपने ऊपर वो लोड नहीं लेना चाहते। आपका मैक्सिमम लोड कस्टमर सेंट्रिसिटी पे है। करेक्ट। कि कस्टमर भगवान है और भगवान झूठ नहीं बोलता। ये आज बड़ी हेवी बात सुनी मैंने। हाँ, मैं भगवान है तो इतने झूठ थोड़ी बोला है कि नहीं। चेक करो, पता चला कि वो जो हैमर के ठोकने से टीवी की लाइफ कम हुई। अद्भुत व्यक्ति हैं आप, और आपने ये पहली बार किया है। आपकी जो इससे आपकी कंसिस्टेंसी सोच समझ में आती है रमेश जी। जो जिस तरह से आपने कंसिस्टेंटली इसको रखा, मंथन डे बनाए रखा, 500 रुपये के नोट बांटे, बताओ बताओ क्या कमी, बताओ बताओ क्या कमी। ये कल्चर अगर आज के हमारे एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स में डाल दें तो वो प्रोडक्ट को कितनी बार इम्प्रूव करते चले जाएंगे, कितनी बार इम्प्रूव करते चले जाएंगे। अच्छा, मैं पैकिंग हैंडलिंग आपकी कोर यूएसपी रही है। परफेक्ट बॉक्स सिस्टम हो गया आपका, एलईडी एलसीडी बॉक्सेस भी आपने बढ़िया कर लिए। आपने कोई बाइक स्टैंड जैसे इनोवेशन भी बनाए थे, मैंने आपके बारे में कहीं पढ़ा। तो इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्प्रूवमेंट को आपने मेजर कैसे किया है? क्या उसका कोई मेट्रिक्स है? क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन में कोई स्कोर आता है आपके पास? हमारे जो मैंने कहा कि दरबार डे, मंथन डे, उस दिन खुल के बात होती है। तो वो ये कहते हैं कि भाई बताओ एक कोई भी जहाँ कस्टमर को पेन हुआ, दुखी हुआ, जब वो कहता है कि बढ़िया बाइक तो आ गई मगर बाइक का जो स्टैंड है वो टेढ़ा हो गया, मुड़ गया, कि जब वो कंटिन्यू गाड़ी में बम्पिंग जंपिंग होगा तो वो हो जाता था। तो हमने कहा कि भाई 100 में से 10 कंप्लेन अक्सर आ जाती थी उसकी। तो फिर हमने क्या किया कि जो टायर थे वो उन पे यदि गाड़ी बाइक खड़ी रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो स्टैंड को हटा दिया, टायर के ऊपर खड़ी हो गई। तो टायर पे खड़ी होने के लिए जो हमारा ट्रक है, हर ट्रक में 4, हमने अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जो टायर जब खड़े होते हैं गड्ढे से बना दिए, हर ट्रक में उसको बिल्डअप कर दिए। बाइक स्टैंड जिसको कहते हैं हम, वो आराम से गाड़ी खड़ी होती है। नए आपने मोटरसाइकिल 2 व्हीलर जाते हैं बड़े ट्रक में 44 जाते हैं, 44 जाते हैं, उसी तरह उनमें 4 के हमने बना दिए। जो ही वो लगाए उसको साइड में बोल्ट कर दिए और वो स्टैंड टूटना बंद हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या होती है कि क्लाइंट की कंप्लेन हर महीने के 4 तारीख को उनको सुनना, 4 से अगले महीने के 4 से पहले इसको एग्जीक्यूट करवा देना, ये साइकिल हमारी चलती रहती है। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। ये हमारे ब्लड ग्रुप में होना चाहिए। छोटी सी कंप्लेन आपको बड़ा मतलब वो होगा। हमारे एक एसके मिश्रा जी है यहाँ दोला कुआ के पास में सुब्रतो पार्क से एक कार लेके जानी थी, क्यों हम कार भी पुरानी कारें भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो सुबह जो कार पिकअप करने जाता है उस शाम तक 4 कार पिकअप कर लेता है, या 2 डिलीवरी कर देता है, 2 पिकअप कर लेता है, 4 का काम कर लेता है वो पर डे का। दोपहर का टाइम था, गर्मी का महीना था, तो सुबह तो नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन के जाता है। तो 2:30-3 बजे जब कार पिकअप की, मिश्रा जी के कपड़े कहीं पसीने में और में गंदे हो गए होंगे। और जो मिलिट्री ऑफिसर है वो अपनी कार रखते हैं वाइट टू वाइट, एकदम बिल्कुल दुल्हन की तरह। तो मिश्रा जी ने पेपर बनाकर इन्वेंट्री ली, कार के क्या है, किस तरह है, कौन सा निशान पड़ा हुआ है, और फिर उसको देकर और चाबी लेकर जब कार पे बैठा स्टीयरिंग पे, तो उस कर्नल साहब या मेजर साहब की पत्नी को ऐसा लगा एकदम झटका सा कि, तो उसमें लगी मैम मैं बहुत पुराना ड्राइवर हूँ, मैं चलाता हूँ और मैं इसको आप चिंता मत करो, आराम से मैं, क्योंकि लोडिंग पॉइंट होता है गुड़गांव, तो घर से कैंट तक, कैंट से घर गुड़गांव तक वो चल के जाती है, उसके बाद वो लोड होती है। उसमें 8 कारें होती है, 4 नीचे 4 ऊपर, इस तरह से मतलब आती भी है। तो मिश्रा जी के दिमाग में रहा कि कहीं ना कहीं क्या कमी थी मेरे में। तो मैडम ने से पिंच सा हुआ। तो जब हम मंथन डे में पूछा तो मिश्रा जी ने खड़ा के हुआ ऐसे कुछ हुआ,
मेरे को नहीं पता कि क्या क्या मेरे से भूल हुई। तो किसी ने उसमें कहा कि मिश्रा जी कपड़े कैसे आपके थे? बोला सुबह तो ठीक थे। बोला उस टाइम कैसे थे? उस टाइम तो गंदे थे। तो पता लग गया कि गंदे कपड़े के कारण इन्होंने तो अपने चेहरे पे वो पेन लेकर आ गए, पेन ला दिया। अदरवाइज कितने लोगों को ऐसे पेन होता होगा जो व्यक्त नहीं करते होंगे। तो हमने उस दिन पूछा कि सब लोगों के सामूहिक निर्णय में क्या करना चाहिए ऐसा पेन दोबारा ना हो। एक व्यक्ति ने सिंपल साधारण तरीके से आके बताया कि जी टेंट हाउस वाले जो कुर्सी पे कवर लगाते हैं ना, बोला हाँ लगाते हैं, बाद में वो निकाल लेते हैं, फिर धोकर दोबारा लगाते हैं। तो कौन ख़राब हुआ? कवर ख़राब हुआ, कुर्सी का तो नहीं ख़राब हुआ। बोला बिल्कुल ठीक है। तो हमको एक एक ऐसे कवर दे दो, हम जब भी बैठेंगे पहले कवर लगाएंगे हमारा, और फिर कार को छोड़ेंगे तो कवर वापस निकाल लेंगे, डिलीवरी करेंगे इसी तरह जब कवर लगाएंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कवर लगना शुरू हो गया। लवली, सो नाइस। उस दिन के बाद मेरा आज तक कोई क्लाइंट नाराज नहीं हुआ। बहुत खूब। इसको हम लोग बोलते हैं आपके मंथन डे को www.WCBI, what went well, what went wrong, what could be improved, WCBI, what could be improved। हमारा लीडरशिप फनल जो है ना 10 साल से चल रहा है, वो लेगेसी बना इसलिए है क्योंकि इस साल हम 10वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका, और वो एक डेकेड, एक दशक रहा सक्सेसफुल का। क्योंकि ये www क्या अच्छा रहा, www what went wrong, what could be improved, WCBI। तो 10 साल में हमने अब तक 1 लाख से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया, बहुत गहराइयों में जा कर के जर्नी फ्रॉम आइडिया टू IPO। हम कई कंपनीज़ को IPO तक लेकर के जाते हैं, और ये सबके लिए नहीं रखते हैं प्रोग्राम, अभी खाली सीरियस बिजनेसमैन के लिए 2, 5, 10, 20, 50, 100 करोड़ पे फंसा हुआ है, अब उसको कैसे स्केल करना है। तो इसलिए सबको हम इन्वाइट नहीं करते इसमें। ये बड़ा फोकस बिजनेसमैन के लिए, बाकी लोग यूट्यूब पे फ़ायदा उठा सकते हैं फ्री में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 साल तक उसका हैंड होल्डिंग करते हैं, 1 साल तक कोच देते हैं, 1 साल तक फ्रेमवर्क देते हैं। तो आपने पहले भी आकर के वहाँ सेशंस लिए हैं, आपको फिर हम इन्वाइट करेंगे। लेकिन सेफ्टी और डैमेज फ्री डिलीवरी पे आपकी कोर USP है, डैमेज, ज़ीरो डैमेज आपका एक ब्रांड प्रॉमिस है। आजकल हर अच्छा ब्रांड एक ब्रांड प्रॉमिस देता है, आपका ब्रांड प्रॉमिस है ज़ीरो डैमेज। तो ये डैमेज रेशियो आप मेजर करते हैं क्या? अभी इस समय क्या है आपका, कितना मेजर करते हैं इसको? एक दिन डिक्लेयर कर रखा है कि 21 क्लेम क्लियरेंस डे, 21 तारीख को पिछले महीना, यानी कि अब ये अक्टूबर है मान लो, तो सितंबर के 1 से लेकर 30 के क्लेम और फॉर्म भरना करना सब कुछ होके 21 तारीख से पहले सभी को जीरो कर देना। तो 21 को जो क्लेम कस्टमर केयर जो हेड है उसकी रिपोर्ट आती है, उसका परफॉर्मेंस और उसका प्रमोशन और अप्रेजल उससे ही होता है कि आपने क्या पेंडेंसी रखी। तो 21 तारीख को हमारे पिछले महीने के जीरो पेंडेंसी क्लेम, जीरो पेंडेंसी आकर टेबल पे आ जाता है। जीरो पेंडेंसी मतलब जीरो तो जीरो आएगा, उसको किसी तरह कैसे भी सेटल करना है, सेटिस्फाइड के साथ, अप्रिसिएशन के साथ, ये नहीं कि उसको नाराज कर दे। तो ये उनका है, क्योंकि क्लेम और कंप्लेन 2 अलग अलग विषय होते हैं। क्लेम होता है कि डैमेज हो गया, कंप्लेन होगी कि मेरे साथ आपके आदमी ने 4 बजे बोला था 6 बजे आया। तो इसका अलग पक्ष है जो अलग लोग अपने तरीके से उसको सेटल कर लेते हैं। क्लेम क्या है कि चीज़ टूट गई, आप इसको कबाड़ी को बेचो, कितने रुपए का बिल आया मेरे को बता दो, बाकी का मेरे से ले लो 1 सेकंड में, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। रिपेयर करा लो, जो बिल आया मेरे को भेज दो, आप ले लो। तो ये हमारा क्लेम का प्रोसीजर है, और क्योंकि उसको 21 को जीरो करके देना है, तो ये सारा जब यदि मैं मिला देता हूँ जो क्लेम का रेशो आता है मेरी पूरी टोटल बुकिंग के हिसाब से, इट वाज 1.25 या 1.2%। और अब जो मेरी स्मार्ट व्हीकल आने के बाद ये शायद 0.4, 0.3 या 0.2 पे पहुँच गया। और अगले साल के बाद कोई एक्सीडेंट, फायर, राइट, थेफ्ट उसका तो नहीं कह सकते, बाकी इन रिस्पेक्ट टू ट्रांजिट डैमेज बदलेंगे नहीं। जैसे कि कभी चेचक कभी होता था, तो डैमेज कभी होता था, हम इसमें चले जाएंगे। इसमें रमेश जी एक और चीज़, एक और मेट्रिक होता है जो लोग देखते हैं कि कंप्लेंट का रीओपन रेट, या फिर रिफंड के लिए आया वो, या कंप्लेंट के अलावा दूसरा चीज़ क्या, क्लेम का रीओपन रेट, कि उसने सेटल तो कर दिया 21 तारीख तक, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ और वो क्लेम का इशू रीओपन हो गया, दोबारा हो गया, कंप्लेंट रीओपन हो गया। ऐसा भी कोई रेट मेजर करते हैं हम? नहीं, हमारे तो क्या कि उसको क्लेम को सेटलमेंट जब मानते हैं जब वो व्यक्ति अपने हाथ से मेल पे ये लिख के देता है हम सेटिस्फाइड, अदरवाइज हम उसको मानते ही नहीं। ठीक है, हाँ, वो क्लेम पेंडिंग रहेगी, अदरवाइज वो नहीं खत्म हो सकती। मैंने आपका एक और बात सुनी है कहीं पे कि आप कहते हो कि नथिंग अदर देन प्लेस चेंजेस।
सब कुछ सेम रहने वाला है, बस आपकी जगह बदल रही है। हम वैसे ही सब कुछ बना के दे देंगे, वैसे ही घर को वापस सेट करके आते हैं, लगा करके आते हैं और उसको आप ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जब तक कोई व्यक्ति फाउंडर बहुत इन डेप्थ लगाव के साथ, पैशन के साथ नहीं करता, नहीं हो सकता है। मैं पहले एक सीरीज चलाया करता था वीडियो की, फ्री वीडियो होते थे यूट्यूब पे, जिसको हम बोलते थे टाइकून्स ऑफ इंडिया, इंडिया के टाइकून्स की कहानी मैं बताता था उसमें बहुत डिटेल में। पर अब जो नई सीरीज जैसे शुरू करी, जिसमें आज आप बैठे हैं, इसको बोलते हैं बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट। यहाँ पे टाइकून आकर के खुद अपनी कहानी सुनाते हैं, कैसे 100 करोड़ से 1000 करोड़ पे पहुँचे, कैसे वो हसल, कैसे वो हंगर, कैसे वो एनर्जी, नॉस्टैल्जिया। तो लोग कहते हैं टाइकून्स ऑफ इंडिया से बहुत सीखा। ये सीरीज़ नहीं है, वो सीरीज़ रुकी नहीं है, थोड़ी बदल गई है। अब ये सीरीज़ हो गई है द बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट। यहाँ पे टाइकून खुद ही आकर के समझाते हैं उनकी अपनी यूएसपी, उन्होंने अपना क्या क्या किया आज तक, रियल बिजनेस, रियल मिस्टेक, रियल लेसन, सीधा रियल सोर्स से, ताकि कंफ्यूजन का कोई चांस ना रहे। अब तक कई अलग अलग इंडस्ट्री में मैं वीडियो बना चुका हूँ। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट की लिस्ट आ चुकी है, उसमें जाकर के अपनी पसंदीदा इंडस्ट्री पे एमबीए करने की कोशिश करिए, कोई सी भी इंडस्ट्री हो। और अगर आपको नई इंडस्ट्री पर चाहते हैं, जो मिस हो गया है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आपके साथ में एक दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल और करना चाहता हूँ। पैकेज मूवर्स बिजनेस के लिए कोई लाइसेंस है जिसकी ज़रूरत होती है? कोई ट्रांसपोर्ट परमिट है? कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन? तो चलो सब भी बिजनेस में चाहिए, आपके यहाँ क्यों अलग है? क्या कोई लेबर लाइसेंस है, कोई इंश्योरेंस या कोई आरटीओ अप्रूवल होते हैं? किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? जैसे कोई एस्टेब्लिशमेंट बनती है, उसके जो मुख्य जो लाइसेंस होते हैं, लेबर का लाइसेंस जैसे होता है कि वो पीएफ है, ईएसआई है, जीएसटी है, पैन नंबर है, ये सब रूटीन के जो बिजनेस के हैं। और ट्रक्स की सड़क पे मूव करने की कोई विशेष ट्रक लाइसेंस है, है? ट्रक मोल लेने का जो भी प्रोसीजर है कि ट्रक का परमिट लो, ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर, टाइम से उसका टैक्स भरो, टाइम से परमिट का टैक्स भरो। तो अब जो अलग अलग स्टेट में शिफ्टिंग करते वक्त जो मल्टीपल स्टेट परमिट लेने पड़ते हैं, इसमें नेशनल परमिट काफ़ी होता है या मल्टीपल परमिट लेने पड़ते नेशनल हैं? लेने के बाद कहीं लेने की आवश्यकता कहीं लेने नहीं की है। आवश्यकता और यदि नहीं है। आपने स्टेट का ले लिया तो हर स्टेट का लेना पड़ेगा। हर स्टेट करना पड़ेगा। डोमेस्टिक रिलोकेशन में रेगुलेटरी और कंप्लायंस के भी कई चैलेंजेस आते हैं। आप टैक्सेशन की बात करें तो जीएसटी लागू होने के बाद इंटर स्टेट मूवमेंट पे कोई आपको इम्पैक्ट आया? रीलोकेशन में गवर्नमेंट ने एग्जेप्शन कर रखा है कि इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, कोई जीएसटी नहीं। इन रेस्पेक्ट टू इंडिविजुअल। यदि यही कोई कॉर्पोरेट करे, यानी कि कोई कंपनी करे, लिमिटेड कंपनी, उसके ऊपर जो 18% का जीएसटी है। अच्छा, आपके बिजनेस में हर मूव या रीलोकेशन के प्रोजेक्ट में कॉस्टिंग जो है उसके कई वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। कॉस्टिंग मेरे को इसलिए डिफिकल्ट बिजनेस लगता है। मैं समय लगाना चाहता था कि आपके 30-40 साल के एक्सपीरियंस को हम लोग डिकोड करें डिटेल में। अब कॉस्टिंग किस पे इम्पैक्ट करेगा? डिस्टेंस पे करेगा, कितनी लेबर लग रही है उस पर करेगा, कितना फ्यूल लग रहा है उस पर करेगा, इंश्योरेंस की क्या कॉस्ट आ रही है बाद में, या टोटल आइटम कितनी शिफ्ट हो रही हैं उस पर पड़ सकता है, या टाइम लाइन कितनी देर में पहुंचाना है, भाई 12 दिन के काम को 8 दिन में करना है क्या, 9 दिन में करना है क्या, या उसमें टोटल फ्रेजाइल आइटम कितनी है जो टूट सकती हैं, या फिर क्लाइंट का बजट कितना है, मैं उससे कॉस्टिंग कैसे बनाऊँगा, मैं इस क्लाइंट को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, या कॉम्पिटिटर आके सस्ता कोड दे के चला गया है, अब मुझे भी मेरी कॉस्टिंग प्राइसिंग पर ध्यान रखना है, या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं। तो आप कॉस्टिंग को कैलकुलेट और मॉनिटर कैसे करते हो? 3 कंपोनेंट्स है। सबसे बड़ा कंपोनेंट्स है डिस्टेंस, इनकी फ्रेट ऑन किलोमीटर। जो फ्यूल लगता है वो पर किलोमीटर लगता है, मोर किलोमीटर मोर फ्यूल, लेस किलोमीटर वैल्यू। अब उसमें करता है कि टाइप ऑफ ट्रक कौन सा दिया, वो करता है उसके घर के ऊपर निर्भर। 1 बेडरूम है या 2 बेडरूम है या 3 बेडरूम है या कोठी विद सर्वेंट क्वार्टर्स है, तो ट्रक का साइज़ अपने आप ही बड़ा बन जाता है। सर्वेंट क्वार्टर के साथ बड़ा हुआ तो यदि 2 बेडरूम का है तो उसका वो बन जाता है। 1 बेडरूम का है तो वो कह सकते हैं कि भी हम 3 का क्लब करके भी लेके जा सकते हैं। ये हो गया पैकिंग मटेरियल का खर्चा, एक हो गया ट्रक का खर्चा। एक सबसे बड़ी जो खर्चे होते हैं वो डेस्टिनेशन के ऊपर, कि वो क्योंकि मैक्सिमम ऐसे जगह है केरला में और कलकत्ता में वो ट्रक जा ही नहीं सकता, तो डेस्टिनेशन के ऊपर जो हमारी पहले प्री सर्वे होती है कि वहाँ बड़ी गाड़ी या जो भी गाड़ी जाएगी रूट तक, उसके बाद छोटी छोटी गाड़ी जो हाथ गाड़ी जो बोलते हैं, या रिक्शा जो होती है, या कोई हम चैम्पियन टाइप की गाड़ियाँ होती है, उनमें डाल कर उनके घरों तक लेके जाते हैं, क्योंकि गलियों में कुछ नहीं जाती। तो इन सारी चीज़ों को निर्भर करता है। मगर हमने क्या किया, इस मॉडल को देखते हुए और इतने अनुभव के हिसाब से, जैसे अपनी टाटा की जो सफारी होती है या फॉर्च्यूनर गाड़ी होती है, इस साइज़ की भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए गाड़ियाँ बनवा ली, जो सीधी यहाँ से भरकर उसके घर तक पहुँच जाएगी, और गली भी है। ये इस तरह की गाड़ियाँ अग्रवाल पैकेज मूवर्स लिमिटेड के अलावा किसी और के पास? अच्छा, हाँ, पहली बार हमने बनवाई है वोल्वो आइसर से। तो वो एक तरह हम फॉर्च्यूनर ही बोलते हैं हमारी। तो वो गाड़ियाँ इस तरह बना ली कि फिर उसमें हम ट्रांसमिट करने वाला काम खत्म हो जाता है।
डैमेज भी कम हो जाएगा और घर तक पहुंच जाएगी, और जो मेरी एडिशनल कॉस्ट थी वो मेरी कम हो गई। तो ये डिज़ाइन हमने किया। तो हमारी कॉस्ट का फैक्टर तो डिस्टेंस के ऊपर और नंबर ऑफ आइटम्स, 2 फैक्टर ये मानो, और डेस्टिनेशन का जैसा भी होता है वैसा ही। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं B2B बिजनेस भी है आपका ना, आपके रेवेन्यू के अंदर। तो मैं थोड़ा पढ़ रहा था आपके बारे में कि आपने ब्लू स्टार या गोदरेज या भारतीय एयरटेल या SBI HCL इन क्लाइंट्स के साथ आप काम करते हैं। सो B2B पार्टनरशिप आपकी कुछ स्ट्रैटेजी रही होगी। तो लार्ज क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने का क्या प्रोसेस रहता है आपका? हम अपने मार्केटिंग में ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति का ये महसूस हो रहा है कि मेरा कुछ भी परसेंटेज डैमेज हो रहा है, मेरा मटेरियल डिले पहुंच रहा है, मेरी कॉस्ट परसेंटेज वाइज लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा लग रही है उसको, तो वो हमारे को कॉल करो। यदि कहता है कि वो L1 लेके जा रहा है, आप ही L1 कर दो उसको, वो हम काम नहीं करते। वो इट इज़ नॉट अवर कप ऑफ टी। जब तक वैल्यू एडिड नहीं करेंगे हम किसी के पास नहीं जाएंगे। हम किसी में खामखा में पाँव उलझाना नहीं चाहते, एक एंट्री लेना नहीं चाहते। वो भी कर रहा है तो मैं भी कर लूँ नहीं। तो हाई वैल्यू कंसाइनमेंट वाले हमारे सारे क्लाइंट हैं, जो कहता है कि मेरा, क्योंकि उनका यदि कोई सैंपल गया, जैसे हम हॉस्पिटलों में मशीन पहुँचाते हैं, लेबोरेटरी में मशीन जो होती है हाई वैल्यू होती है, कोई 2 करोड़ की, कोई 3 करोड़ की, कोई 5 करोड़ की। अब वो मशीन चली गई, वहाँ पर जाने के बाद अक्सर ही वो मशीन काम नहीं करती। फिर वो 10-15 दिन तक पड़ी रहती है। 10-15 दिन के बाद फिर उनका मैकेनिक इंजीनियर आएगा, उसको एस्टेब्लिश करेगा, ठीक करेगा। उसके बाद वो ठीक होगी तो उसका बिल पेमेंट हो गया 2 करोड़ का, 15 दिन 20 दिन महीना लेट हो गया। और डाउन टाइम का पोटेंशियल लॉस भी है बिजनेस का, क्योंकि मशीन बंद रही थी। स्वाभाविक है। और वो जब तक उसके काम नहीं आती, उसका उद्घाटन का टाइम था तो वो भी चला गया। तो ऐसे सारे कंसाइनमेंट केवल आँख बंद करके हमारे को मिलते हैं। यदि मैं 2 दिन तक मेरे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो पीपल दे वेट फॉर अस। को क्रिटिकल काम हो तो केपेबल एक ही है। हाई वैल्यू कंसाइनमेंट जहाँ ट्रांसशिपमेंट को कहता है कि भी मेरा ट्रांसशिपमेंट होना ही नहीं चाहिए, और लोग बोलते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये होगा क्योंकि आपका आधा ट्रक है, आपका 1 टन मटेरियल है, आपका ट्रांसशिपमेंट होगा। हम कहते हैं कि 1 टन हो, आधा टन हो, कुछ भी हो, आपके पास ट्रकिंग क्यूब मेरे पास ट्रकिंग क्यूब है या मेरी स्मार्ट व्हीकल है, ये छोटे वाली, तो हम ट्रांसशिपमेंट को जीरो करते हैं। बम्पिंग जंपिंग से होने वाले डैमेज उसको जीरो करते हैं। 100 का जो गाड़ियों में ज़्यादा लगा रखा कार की तरह, उसे जीरो करते हैं। बेल्टिंग से जीरो करते हैं। तो हमारा सारा टारगेट ऐसा है कि आपकी कॉस्ट जो है, भाड़ा 100 रुपये का 110 रुपये ले लेंगे, बट टोटल कॉस्ट है। तो कई लोग तो क्या है, भाड़े को ही कॉस्ट मान लेते हैं, तो उसके हमारे ज़रा सा काम कम ही होता है। कॉस्ट किसको माने? जाना प्लस उसकी लेट, उसका इंटरेस्ट, डैमेज के बाद सेल रिटर्न, इन सबको यदि कॉस्ट कोई मानता है तो हम कहते हैं कि 15% कम कर लो और हम आपका काम कर देंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप समझ में आनी चाहिए क्लाइंट को, उसी क्लाइंट को एक क्लाइंट बनाते हैं। तो खाली भाड़े को आप किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट कर लो तो फिर आप लो वैल्यू बिजनेस में जाना भी नहीं चाहते, जहाँ पे आप रियल वैल्यू ऐड करते हैं। तो अभी ये B2B में आप हाल ही में मैंने देखा पिछले कुछ सालों में एंटर करने का प्रयास किया है। तो अभी आपको टोटल रेवेन्यू में B2C का स्प्लिट क्या है, B2B का स्प्लिट क्या है, कितना? 50-50% है। अच्छा, 48% B2B और 52% B2C। वाओ, दिस इज अमेजिंग। मुझे लग रहा था कम होगा B2B, अब आपने आधा रेवेन्यू B2B कर लिया है। अब ये बिकॉज हिंदुस्तान का जो 8 लाख करोड़ का बिजनेस है सरफेस ट्रांसपोर्ट का, तो 8 वो मल्टीपल है। और इसका बिजनेस यदि कहूँ आज रिलोकेशन का, ये करीबन मैं समझता हूँ कि 20-22 हज़ार करोड़ का है। अब आप सिंगल लार्जेस्ट प्लेयर हैं, आप अभी तक लिस्टेड कंपनी नहीं बन रहे, क्या पीछे चल रहा है आपके मन में? मेरे को ये नहीं मालूम हो रहा कि मैं कंज्यूम क्या करूँगा पैसे का क्योंकि अपने भाषा में कह सकता हूँ कैसे इस कंपनी है और कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ रही। मगर लेटर और सूनर जो मैंने बताया था कि जब ये मेरा पर्यायवाची वर्ड बन जाएगा कि APML का मतलब भरोसा, उसके बाद मैं कई जगह में जाऊंगा। अच्छा, आपने हमेशा सेल्फ ओन्ड अपनी फ्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, जबकि इंडस्ट्री का ट्रेंड रहा है एसेट लाइट ऑपरेशंस चलें। और सब कहते हैं कि द लाइट काइट विल फ्लाई हाई, जितना एसेट लाइट चलें, खुद का पैसा ना लगाएं, और तो लीजिंग या फ्रेंचाइजिंग मॉडल बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो सकता है। तो आपने फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे जाने की बिल्कुल कभी इच्छा नहीं जाहिर करी? एक बार हमने बीच में ये थोड़ा सा कोशिश भी करी थी। अपनी भाषा में कहते हैं कि सोतेला बेटा, वो कितना भी करो सोतेला का व्यवहार सोतेला ही रहेगा। अपना एम्प्लाई, अपनी ट्रक, उसके मन में क्या था, मेरी कंपनी है, मेरा माल है और मैं इसको लेके जा रहा हूँ। सोतेला कहेगा मेरा कट मिल गया, मेरे भाव में कहीं कुएं में पड़ो।
तो ऐसा वो था। तो हमने, क्योंकि हम जो B2C में है वहाँ फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए बड़ा दुर्भाग्य सा होगा कि उसका वो किसी सोतेले से काम करवा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है जैसे आपने अपना बच्चा किसी और की गोद में दे दिया। जी जी। अपने बच्चे का सबसे ज़्यादा ध्यान आप खुद ही रख सकते हो। खुद रखे, आया कितना रखेगी देख आया आपको क्लैरिटी बहुत है रमेश जी, आपकी क्लैरिटी की दाद देनी पड़ेगी। अच्छा, आपके बिजनेस में इंश्योरेंस का भी रोल रहता है? सामान अगर कोई ख़राब हो जाए तो आप इंश्योरेंस भी करा के चलते हैं पहले से? हमारा 100% यानी कि रोड पे आने से पहले रिस्क कवरेज बोलते हैं हम इसको। ये हमारी कंपनी बैक में कुछ पार्टिकुलर चीज़ों का हम बैक में इंश्योरेंस कराते हैं। अदरवाइज कंपनी में अंडर कैरीज एक्ट 2007 में एम्पावर किया था ट्रांसपोर्टों को, ट्रांसपोर्ट भी एक प्रीमियम लेकर, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को हम क्लाइंट को डील नहीं करने देते। फिर क्योंकि डिले वो करेंगे, गाज हमारे ऊपर गिरेगी, ये नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, कि मेरे हाथ में तो कभी XYZ कंपनी है नहीं, रिश्तेदार की तो है नहीं। तो हमने अपना एक मॉडल बना रखा कि यू विल गेट ए कवरेज थ्रू अस, और हम 21 दिन के अंदर तुम्हारा सेटलमेंट करेंगे। मेरे को 6 महीने में मिले ना मिले, और 99% हम क्लेम करते ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा यदि क्लेम करोगे तो फिर आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो 99% हम कोई क्लेम नहीं करते, हम अपने ही सारा सेटल करते हैं। अनलेस तेरे जो बड़ा केस हो गया, फायर का हो गया या पूरी गाड़ी के एक्सीडेंट से ख़राब हो गया, ये 2 केस छोड़ के डैमेज का केस आज तक न तो हमने इंश्योरेंस कंपनी से किया। और आपने प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन इतना अच्छा रखा कि आपको इसकी ज़रूरत भी कम पड़ी। आई एम वेरी हैप्पी रमेश जी, आपने आज ये प्रूव कर दिया कि आपका काम सिर्फ ड्रॉप एंड गो पे ख़त्म नहीं होता है। आपने बिजनेस के नाम पर एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, और आप एक पहले व्यक्ति हैं जिसने जिम्मेदारी को स्केल किया है। आपके ट्रक के साथ जो ट्रस्ट का सील है वो हमेशा इंटैक्ट रहता है। वो क्लाइंट का सुकून है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, जिसको आपने केवल शब्दों पे नहीं छोड़ा है, एक बड़ा कमिटमेंट बना दिया है। KLT, व्हेन कस्टमर नोज यू वेल, ही लाइक्स यू इनफ, ही ट्रस्ट यू कम्प्लीटली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है KLT। आपने अपनी एक अटेंशन बनाई ताकि लोगों को टेंशन ना हो। आपने ऐसा अटेंशन टू डिटेल में गए कि लोगों का डिटेल का टेंशन ख़त्म हो जाए और वो आराम से मूव ऑन कर सकें। आप यहाँ आए, आप आकर के आपने बिज़नेस के इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स दिए। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा डिटेल में भारत क्या पूरी पृथ्वी पे किसी ने पैकर्स एंड मूवर्स के बिज़नेस को इससे ज़्यादा डिटेल में कभी नहीं समझाया होगा। आपने लॉजिस्टिक्स के बारे में समझाया, आपका दिल से धन्यवाद। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़ा बिज़नेस पॉडकास्ट के सारे वीडियोज़ को देखिए। ये इसमें आप बिज़नेस की एक लगभग एक मिनी MBA कर लेते हैं। और अगर कोई इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, हम उनको लेकर के आएंगे, आपसे मिलवाएंगे। वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल मोस्ट सब्सक्राइब्ड एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।